तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि यार इसको आपने लैंग्वेज क्यों बोला, आंसर है वो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। पाइथन आई नई लैंग्वेज कभी भी क्यों आती है, वो इसी वजह से आती है कि पुरानी की जो शॉर्टकमिंग्स है, पुरानी की जो कमियां हैं उनको दूर करना है। तो यार पता नहीं अभी भी बच्चे C++ में क्यों सीख रहे हैं। ये 2 ही 3 चीजें बोलूंगा। पहला तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश करना और इंटरव्यू में जाकर इजी भी ना कर पाना। यहाँ पर जब भी अगले वाले आदमी ने लैंग्वेज बनाई है तो उसको पता है कि अगर मैं बिल्कुल ही स्क्रैच से बिल्कुल चीजें बना दूंगा तो कोई भी नहीं सीखेगा ना। आज आप कोई नई लैंग्वेज बैठ के बोलने लगेंगे हुका बाबा हुका तो हुका चाचा, तो कोई भी नहीं सीखेगा आपके साथ बैठ के। बताओ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती क्या है, मेरे नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं ना कुछ को कंफ्यूजन होगा। हेलो एवरीवन, तो आज हम रेडी हैं दोबारा एक नए पॉडकास्ट सेशन के साथ, प्रशांत सर। और मैं याद दिला दूं, जितना प्यार आप लोगों से हमें मिल रहा है इस तरह के सेशन के लिए, वो हमें लगातार मोटिवेट करता रहता है कि यू नो डिफरेंट आइडिया है। और पहले हमें लग भी रहा था कि इतना लंबा कंटेंट शायद आप लोग कंज्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे, बट लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं और बहुत अच्छा प्यार आप लोगों से मिला है। अब बात है कि आज के सेशन का टाइटल क्या होगा। सो मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आई थिंक कमेंट में प्रशांत सबसे ज्यादा यही चीज से आए हैं, कमेंट्स। एंड स्पेशली हम जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में जाते हैं, कभी इवेंट के लिए, किसी कॉन्वर्सेशन के लिए, टॉक्स के लिए बच्चों के साथ, जितने भी मीटअप्स होते हैं हमारे, और ये सिर्फ अगेन मैं बच्चे बोल रहा हूँ बट ये सिर्फ कॉलेज लर्नर्स के लिए नहीं है, इवन एक्सपीरियंस्ड लोग जो हैं 2-4-5 साल एक्सपीरियंस, सबके मन में डाउट्स बने रहते हैं कि सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या। करेक्ट है ना, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, कितना सीखना है, कैसे सीखना है, होता क्या है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं। मैं सर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मेरा टारगेट कुछ और है, मुझे कोर प्रोग्रामिंग में नहीं जाना है, तब भी सीखना पड़ेगा क्या। मैं सर मैकेनिकल का हूँ, मुझे जबरदस्ती सिखा रहे हैं, मुझे सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जो डाउट्स हैं, ये एंडलेस डाउट्स हैं। और मैं मतलब घंटों घंटों बच्चों के साथ खड़ा रहता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ कॉलेजेस में खड़े रहते हैं। हर अगला बच्चा आकर वही सिमिलर डाउट जो है वो पूछ रहा होता है। ग्रेट। तो ठीक है, मैं एकदम बेसिक से शुरू करता हूँ और कुछ ज्यादा ही बेसिक से करता हूँ, बट आई थिंक इट इज नेसेसरी बिकॉज कई लोगों को लगता है कि हमको पता है, बट शायद कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। तो अगर मैं एकदम बेसिक से बात करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर होती क्या है, व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ एकदम बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये बेसिक से स्टार्ट करना इसलिए भी जरूरी है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को, मोस्ट ऑफ द लर्नर्स को, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, उनको एक कंफ्यूजन रहता है। कई बार तो मुझे लगता है जिनको लैंग्वेज आ भी गई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है, थोड़े बहुत कोडिंग कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, वो भी ना ये इस बात को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। आपको ना आधी चीजों को, जिसने कोई मान लीजिए कोई भी टेक्नोलॉजी किसी ने बनाई है कंप्यूटर साइंस में, आधी बार हमारे यहाँ क्या होता है ना, नए वर्ड्स नहीं पैदा किए गए हैं। आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में इंग्लिश के एग्जिस्टिंग वर्ड्स हैं जिनको जगह जगह पर यूज किया गया है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि यार इसको आपने लैंग्वेज क्यों बोला, आप ये बताइए। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम फ्रेमवर्क्स बोलते हैं चीजों को, किसी को प्लेटफॉर्म बोल रहे होते हैं, अलग अलग ये शब्द हैं इंग्लिश के जो यूज किए गए। ऐसा मैंने भी कभी नहीं सोचा। हाँ, इसको लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं यार। तो इसको आप ये अगेन इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। ये एक्चुअली एक लैंग्वेज है, इसलिए इसको लैंग्वेज बोल रहे हैं। यानी जितना एफर्ट, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है सर अभी मैंने 5 दिन हुआ सीखना शुरू किया, अभी समझ में नहीं आ रही है सर लैंग्वेज। अरे भाई, इंग्लिश हमको बचपन से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी नहीं आई। तो सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि एक पूरी लैंग्वेज है। दूसरा, लैंग्वेज में सिर्फ बात ये नहीं होती कि आप उसमें कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं, है ना, कम्युनिकेशन पर भी आएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस लैंग्वेज में सोच भी पा रहे हैं या नहीं। तो धीरे धीरे जब आप उस लैंग्वेज को में अच्छे होने शुरू होंगे, चीजों को करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आप उसमें सोचने भी लगेंगे। तो सबसे पहली बात, अगेन दोबारा से बेसिक पर आ जाते हैं, मैं शायद थोड़ा आगे निकल गया, कि लैंग्वेज क्यों बोला। देखिए, लैंग्वेज का मतलब है किन्हीं भी 2 पार्टीज के बीच का कम्युनिकेशन। अभी आप और मैं बात कर रहे हैं तो हम हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कोई और 2 लोग होंगे जो शायद आपस में इंग्लिश में बात करते हैं, कुछ लोग स्पेनिश में बात करते हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, है ना। हमारे यहाँ भी इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस है। तो होता क्या है, बस वो 2 लोग हैं जो आपस में अपनी थॉट्स शेयर कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। ये बेसिकली एक लैंग्वेज हुई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बस ये मतलब है कि आप इस तरह की लैंग्वेज, एक लैंग्वेज हमने कॉमन बना ली है जो इंसान और मशीन के बीच की लैंग्वेज है। अगर मुझे अपनी बात अपने फ्रिज को समझानी है, अपने कंप्यूटर को समझानी है, किसी भी अपने फोन को समझानी है, तो मैं कैसे समझाऊंगा। तो उसके लिए बनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मतलब हम ऐसा नहीं कि कोई तुलना कर उदाहरण दे रहे हैं, एक्चुअली में से लैंग्वेज ही मान रहे हैं। ये बिल्कुल लैंग्वेज ही है, नॉर्मल लैंग्वेज की तरह। इसकी भी ग्रामर है नॉर्मल लैंग्वेज की तरह, इसमें भी सिंटैक्स होता है, इसमें भी आप गलतियां करते हैं, इसमें भी कंफ्यूजन्स होते हैं। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कई बार ऐसा होता है किसी ने कुछ बोला फिर भी समझ नहीं आया कि नहीं यार थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऐसा होता है कई बार कि सब कुछ ठीक है बट उसके बाद भी एक्सप्लेनेशन की और जरूरत पड़ रही है। आपको नहीं समझ आ रहा या मशीन को नहीं समझ आ रहा। हालांकि हमने इंग्लिश क्यों नहीं चुनी,
बेसिकली चलाने के लिए, कंप्यूटर को समझाने के लिए, कम्युनिकेट करने के मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चाहे जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, उनमें कंफ्यूजन का स्कोप बहुत ज्यादा होता है, इंटरप्रिटेशन का स्कोप बहुत ज्यादा होता है। अगर हम मान लीजिए पोयम कोई देखता है, कोई स्टोरी देखता है, जो बहुत अच्छे राइटर होता है, क्या बोलते हैं, एक ही स्टोरी थी, 4 बार पढ़ी, 4 बार अलग अलग मतलब समझ आया, या मतलब बहुत छुपा हुआ था, बाद में निकल कर आया। भगवत गीता का एग्जाम्पल बिल्कुल बहुत अच्छा है कि जब भी आप पढ़ते एक नया मतलब, ये होता है ना, वो बचपन में भावार्थ होता था, हाँ, कि लोग हजारों बार पढ़ चुके हैं, अभी तो 1-1, 2-2 बार वाले भी नहीं है, पर हजारों बार पढ़ चुके हैं, अभी भी कुछ नया सीख रहे हैं। तो देखिए कंप्यूटर के साथ ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट चीज नहीं है, वो तो मशीन है। आपको उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने हैं बिल्कुल क्लियर कि भाई ये करना है, तो आपका काम हो जाएगा। तो वहां पर इंटरप्रिटेशन का या कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जो एक प्राइमरी पर्पस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, वो ये तो है कि इंसान और मशीन के बीच में कम्युनिकेशन हो पाए, और ये भी वन साइड है, यानी मशीन अपनी बात समझाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं समझाती है। बाकी लैंग्वेजेस में क्या है, मैं भी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप भी मुझसे हिंदी में बात कर रहे हैं, करेक्ट। पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ हमारी बात कंप्यूटर को समझाने के लिए है। कंप्यूटर अपनी बात हमको कोशिश करेगा कि वो इंग्लिश में ही समझा पाए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम अपनी बात कंप्यूटर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बीच में आती है। और अगेन यहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, जैसे हमारी हिंदी इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तेलुगु है, मलयालम है, तमिल है, बहुत सारी हमारे इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस है, बाहर हमको जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, सबका थोड़ा थोड़ा पर्पस जो है वो डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा थोड़े फीचर्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, जिसपे आगे चल के हम बात करेंगे। बट पूरा जो पर्पस है वो यही है कि मुझे मशीन को अपनी बात जो है वो समझानी है। करेक्ट, ठीक है, ये बेसिक बात समझ आ गई, क्योंकि आधे लोग तो सीधे कोड रटने से शुरू करते हैं। आई कैन रिमेम्बर क्लास 11-12 में ना, और वो समझ ही नहीं रहे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हाँ, फेयर इनफ। एक आम आदमी जो है, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ, बट स्टिल यू नो, एक जो यूजर है, आई विल नॉट से आदमी, जो यूजर है, क्या उसको कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए ये लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ती है, और नहीं तो क्यों नहीं पड़ती? हाँ, तो देखिए ये काम जो है वो इंजीनियर्स आप बोल लीजिए, जो कंप्यूटर साइंस के डेवलपर्स हैं, उनके लिए सीमित कर दिया गया है कि भाई जो नॉर्मल आदमी है, अगर उसको कंप्यूटर से बात करने के लिए एक और नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो कंप्यूटर कभी कोई इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। ठीक बात है ना। आप ये देखिए आज भी हमारे देश में कितना बड़ा बैरियर है, क्योंकि आज तक मोस्टली कंप्यूटिंग इंग्लिश में होती है। बहुत सारे लोग अभी भी जो कंप्यूटिंग है वो इतनी एक्सेसिबल नहीं है। फोन ने थोड़ा बहुत एक्सेसिबिलिटी बना दी है, क्योंकि उसमें भी जो चीजें यूज करना है काफी आसान हो गया। आप टच कर लीजिए, आप बोल लीजिए, आप देख लीजिए, इंटरफेस काफी आसान होता गया धीरे धीरे। पर अगर ये मान लीजिए कंप्यूटर लैंग्वेज की हम बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको लिखनी पड़ती और समझनी पड़ती, तो शायद पूरी दुनिया में गिने चुने लोग ही उससे लिख पाते हैं, उसको इस्तेमाल कर पाते। करेक्ट। तो इसलिए इसको बनाया इस हिसाब से गया है कि सब लोग इस्तेमाल कर पाए, कॉमन हमारे जो यूज केसेस हैं वो सॉल्व हो पाए। इसलिए इसमें जो नॉर्मल यूजर है वो अपनी बात जो है या तो कमांड्स के जरिए समझाता है, या यूआई पर ऑप्शंस के जरिए समझाता है। जब आप यूआई पर जाकर कोई ऑप्शन क्लिक करते हैं, इंटरनली क्या होता है, कोई कोड ही रन हो रहा है उसके लिए, जो मशीन को हम समझा रहे हैं। मैं जाकर बोलता हूँ फाइल, न्यू फाइल, फाइल सेव फाइल, मैं किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर कर रहा हूँ, तो उसके पीछे किसी ने कोड छिपा कर लिख दिया है कि यार कोई यहाँ पर क्लिक करेगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, कोई यहाँ पर क्लिक करेगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो मान लीजिए उसके बीच में भी एक लेयर आ गई है कि जब यूजर इस्तेमाल करेगा तो उसको दिखेगा यूजर इंटरफेस, जिसको यूआई बोलते हैं बहुत बार, और यूजर इंटरफेस कन्वर्ट करेगा पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्ट होगी एक्चुअल मशीन के लैंग्वेज। टोटली गॉट योर पॉइंट। जैसे वो इवन स्टार्टिंग में होता है ना, जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, तो मेरे को याद है बचपन में वो कन्वर्सेशन सिखाते थे, रोज 100 बातें जो आम, ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन, ऐसे। तो जो बेसिक चीजें काम करने की जरूरत है वो उन्होंने पहले से लिख के दे दी है कि बटन दबाओ तो कंप्यूटर उसको समझ जाएगा। और उसमें भी देखिए जो एडवांस यूजर है, कई बार उसको समझना पड़ता है। एक्सेल के आप बहुत देखेंगे, जो बहुत एडवांस यूजर है वो उसके अंदर भी फॉर्मूलाज लिख रहे होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स आप लिख सकते हैं। गूगल शीट्स जो लोग यूज करते हैं, करेक्ट, उसके अंदर आप शीट्स लिख सकते हैं, मतलब अपना कोड लिख सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अगर आप उसको बिहेवियर को कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, थोड़े एडवांस लेवल पर करना चाह रहे हैं उसको इस्तेमाल, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। बट 99.99% यूजर्स को जिनका कॉमन काम है, कॉमन इस्तेमाल है, फोटो खींचना है, अपलोड करना है, इस टाइप की जो चीजें हैं, उनके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। टोटली गॉट योर पॉइंट। तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पे आते हैं। सर कौन सी लैंग्वेज? C++? आई नो, मतलब ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स क्लीशे क्वेश्चन है, बट रिलेवेंस तो इसकी हमेशा रहती है। कहाँ से शुरू करें? नहीं सर, इसकी रिलेवेंस भी, जब हम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जब हम मदर टंग की बात करते हैं तो नोबडी चूजेस फर्स्ट लैंग्वेज ना। आप जहाँ पैदा होते हो, जिन लोगों के बीच में रहते हो, वो लैंग्वेज आप बाय डिफॉल्ट सीख जाते हो। बट कंप्यूटर के साथ तो ऐसा नहीं है। तो कैसे डिसाइड करें कि किस लैंग्वेज से शुरू करें? नहीं देखिए, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, इतना ट्रिवियल क्वेश्चन है नहीं। बताता हूँ क्यों।
क्योंकि मेरे जो व्यूज हैं वो थोड़े से रेडिकल हैं इसमें बाकी लोगों के मुकाबले। ओके। आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर होंगे, आपके जो शायद सीनियर होंगे, आप शायद ऑनलाइन अगर किसी और को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के इसमें अपने अपने ओपिनियन होते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े कम एक्सपोजर की वजह से या ट्रेडिशनल थिंकिंग की वजह से बच्चों को बहुत गलत सलाह दी जाती है, जिसकी वजह से उनका बहुत समय, बहुत एफर्ट वेस्ट होता है। और बहुत सारे लोग तो प्रोग्रामिंग से अपनी कन्नी काट लेते हैं, यार मेरे को नहीं सीखनी यार। ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ, बट वही कि सर ऐसा कोई करियर बताओ, CSIT में ही ऑब्वियसली, बट हमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी। मैंने कितना टाइम की है, तो वही 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, मतलब घंटों में निकालू तो 50 घंटे एफर्ट किया नहीं होगा, एक्चुअल एफर्ट, बट स्टिल कि ये क्लियर हो गया कि नहीं कर पा रहे हैं। और ये देखिए, जो लैंग्वेज है ना, कोई भी लैंग्वेज है जिसको लर्निंग कर्व बोलते हैं, लर्निंग कर्व का मतलब है शुरुआत में कितना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है और उसमें कितना आउटपुट निकल रहा है। करेक्ट। आप कोई भी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें, अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें, लर्निंग कर्व जो है वो बहुत ज्यादा खड़ा होता है। यानी आप एफर्ट लगाते रहते हैं, आउटपुट कुछ नहीं निकलता। तो एक पॉइंट पर ऐसा लगता है कि यार शायद मेरे लिए बनी ही नहीं है ना, शायद मुझे समझ नहीं आ रही है। पर पॉइंट ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस सबका अलग अलग, बट मोस्टली लोगों के लिए लर्निंग कर्व सेम ही है। आपको बस ये बात समझनी है कि एक बार जब समझ में आनी शुरू हो जाती है, अब देखिए जब छोटा बच्चा घर में पैदा होता है ना, उसको क्या किसी की कोई बात समझ आती है? उसको किसी की कोई बात समझ नहीं आती है ना। 1 साल 2 साल वो स्ट्रगल करता रहता है, उसको कोई बात ना वो समझा पाता है, ना कोई बात अपनी किसी और की समझ पाता है। बट जब समझ आनी शुरू हो जाती है तो उसके बाद उसके लिए चीजें सीखना, एक आध वर्ड रोज के हिसाब से सीख लेना, वो चीजें बहुत आसान हो जाती है। करेक्ट। यही चीज सेम एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी है। बट यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना आप अलग अलग लैंग्वेज सीख सकते हो। अब एक लैंग्वेज तो ऐसी है कि यार जब बच्चा मान लीजिए घर में हो गया है, अब मैं उसको सिखाना ही संस्कृत शुरू करूंगा, और यहाँ पर तो गलती के भी चांसेस नहीं। देखिए नॉर्मल लैंग्वेज में बच्चा जब गलत बोलता है, आप नई लैंग्वेज कोई कहीं पर भी जाकर बोल रहे हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ यूट्यूबर है इंडिया में जो किसी और कंट्री के हैं, है ना, अंग्रेज हैं, गोरे हैं, आकर इंडिया में नॉर्मल टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है। पर कंप्यूटर नहीं समझता। आप जब टूटी फूटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेने की कोशिश करते हैं, कंप्यूटर बोलता है गलत है, नहीं समझ आया। तो जो एक्सपीरियंस है वो मतलब जब तक आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं लिखेंगे, परफेक्ट नहीं बोलेंगे, तब तक कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा। एक कॉलन भी इधर से उधर नहीं हो सकता। हाँ, एक कोलन, एक सेमीकोलन, एक कॉमा, आपने जहां मिस किया वहीं गड़बड़, है ना। तो अगर मान लीजिए यही चीज संस्कृत के साथ हो, मैं आपसे बोलूं कि भाई संस्कृत सीखनी है, और जब तक पूरी उसकी टोटल ग्रामर, जितने वो हलंत विसर्ग जो चीजें होती थी, जब तक एग्जैक्ट ठीक नहीं होगा, मैं तो ये भी नहीं बताऊंगा गलती क्या की, मैं बस बताऊंगा समझ नहीं आया, है ना। तो आप भी अपना सर पीट लोगे। सीखने के लिए भी भाई थोड़ा थोड़ा तो आसान होना चाहिए। सिंटैक्स जितना कम मेरे को समझना पड़े, ग्रामर जितनी कम समझनी पड़े, उतना ज्यादा अच्छा है। टोटली एग्री। तो इसलिए मैं इसमें हमेशा ही बोलता हूँ, मोस्टली लोग बच्चों को ये सलाह दे रहे होते हैं कि भाई C++ एकदम बेस लैंग्वेजेस हैं, इनको सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने C++ नहीं सीखी, मेरे पास मोस्टली बच्चे यही डाउट लेकर आते हैं कि सर कॉलेज के प्रोफेसर ने बताया, सीनियर ने बताया, ऑनलाइन कहीं देखा कि अगर C नहीं सीखी, C++ नहीं सीखी तो जावा तो सीख ही नहीं सकते, और पाइथन के बारे में तो सोचना भी पाप है। जब तक अगर आपको पाइथन सीखनी है, आजकल ऐसे बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं हाँ पाइथन सीखनी चाहिए, पर पहले C सीखनी चाहिए, पहले C++ बहुत लोग, आई टोटली एग्री, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, जबकि बिल्कुल गलत बात है। अगेन आप इसको यही मानिए, ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। कोई ये बोलता है क्या कि भाई इंग्लिश सीखनी है तो पहले हिंदी तो सीखनी ही पड़ेगी, बिना हिंदी सीखे कैसे इंग्लिश सीख जाओगे? जैसे यशवंत कनिष्कर जो उनकी बुक है लेट अस सी, अब तो शायद लेट अस C++, लेट अस पाइथन भी बना दी है, लेकिन जो जो मोस्ट पॉपुलर बुक है वो तो वही है। तो उसमें उन्होंने यही एनालॉजी की है कि मान लीजिए कि अगर आपको बाइक चलाना सीखना है, कुछ भी करना सीखना है, तो साइकिल सीखना जरूरी है। और जब आप C सीखते हैं तो एक्चुअली आप C नहीं सीखते, आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं, और एक बार आप C सीख लेंगे तो फिर कोई भी प्रोग्रामिंग सीखना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अब मैंने आपको कन्वर्जन बता दिया। अपने मन में जब भी कोई इस तरह की बातें कर रहा है ना, बस C को आप किसी भी लैंग्वेज से पहले अपने मन में रिप्लेस कर लीजिए, इंग्लिश हिंदी से रिप्लेस कर लीजिए, और फिर ये देखिए कि ये जो आर्ग्यूमेंट बोल रहा है इसका कोई सेंस बनता है क्या। मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो लैंग्वेजेस सारी अच्छी हैं, इंग्लिश भी आपको देखिए आजकल के जमाने में सीखनी पड़ेगी, बट जब आप हिंदी सीखते हो ना तो आप बोलना सीखते हो, जब हिंदी सीखते हो तो आप भाषा सीखते हो। जब तक आप हिंदी नहीं सीखोगे आप इंग्लिश ठीक से नहीं सीख सकते। अब ये सुनने में लग रहा है कि सर ये क्या बेवकूफी की बात है ना, 30% 40% जनता जो पूरे देश की इंग्लिश देशों में पैदा हो रही है वो तो इंग्लिश ही सीखती है। भाई यही तो मैं भी बोल रहा हूँ। क्या पाइथन कोड लिखते हुए कभी ऐसा होता है कि पाइथन कोड लिख रहे हैं तो साथ में C का कोड भी लिखना ही पड़ेगा, वरना तो पाइथन का कोड नहीं चलेगा? Obviously ऐसा नहीं होता। तो जिसने पाइथन बनाई है उसने सोच समझकर बनाई है कि अपने आप में फुल फ्लेज्ड लैंग्वेज है और इसको एकदम स्क्रैच से सीखा जा सकता है। और ये मैं पाइथन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आपको जावा सीखना है, आप जावा भी एज योर फर्स्ट लैंग्वेज सीख सकते हो।
आपको C++ सीखना है, आप उसको भी एज योर फर्स्ट लैंग्वेज सीख सकते हो। आपको पाइथन सीखना है, आप सीख सकते हो। रस्ट सीखना है और भी जावास्क्रिप्ट सीखना है, जो भी लैंग्वेजेस आपको सीखनी है, आप हर लैंग्वेज को एज योर फर्स्ट लैंग्वेज सीख सकते हो। सबसे पहले अपने दिमाग में से ये निकाल दो कि अगर मैंने C सीख ली तो मेरे लिए पाइथन सीखना बहुत आसान हो जाएगा। मेरे लिए पाइथन, जब मैं पाइथन सीख रहा हूँ तो उसको मुझे एक अलग से एडवांटेज होगा कि मुझे दूसरा लैंग्वेज आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पहले ये देखिए कि मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी है और उसके बाद पिक करिए कि मुझे कौन सी लैंग्वेज तक जाना है। बहुत लोग इसमें ओरिजिन का भी लॉजिक देते हैं कि क्योंकि जावा में और पाइथन में लैंग्वेजेस बाद में आई, इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक तरह से आप ये मान लीजिए उठा लिए गए हैं, कॉपी किए गए हैं C से, तो इसलिए शायद इनको सीखना बहुत जरूरी है। भाई ये बात तो मैं संस्कृत के लिए भी बोल सकता हूँ कि हिंदी जो आई है निकली तो सब संस्कृत से ही है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई हिंदी सीखना, आप सही से हिंदी तभी सीख सकते हो जब आप संस्कृत सीख पाओ, भाई उल्टा है। इट इज द अदर वे अराउंड, क्योंकि वो समय के साथ आसान हो गई है। हिंदी आई ही इसलिए कि भाई वो सीखना बड़ा मुश्किल हो गया है, ये कौन ग्रामर सीखेगा, आम आदमी के बस का नहीं है। यही लॉजिक पाइथन का भी है। लोग 20 साल से मान लीजिए C या C++ में कोड लिख रहे थे। पाइथन आई, नई लैंग्वेज कभी भी क्यों आती है? वो इसी वजह से आती है कि पुरानी की जो शॉर्टकमिंग्स हैं, पुरानी की जो कमियां हैं, उनको दूर करना है। वो प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में भी होता है और वो सीखने के पर्सपेक्टिव में भी होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो अगली लैंग्वेज कोशिश करती है कि यार इस कॉन्सेप्ट को हटा आसान कर दिया जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगेन, अभी अगर बहुत सारे लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो नहीं समझ आएगा, बट जो जावा के फाउंडर हैं जेम्स गॉसलिंग, उन्होंने बोला कि मैंने ये जावा में एक चीज होती है नल, जिसको बोलते हैं। मैंने आप कोई भी वेरिएबल आप नल बना सकते हैं, ये एक नल वैल्यू है। जेम्स गॉसलिंग का कहना था कि हमारी सबसे बड़ी गलती रही कि जावा में हमने नल को इंट्रोड्यूस किया। गलती? हाँ, जावा बिना नल के भी चल सकता था। हम इस तरह से लैंग्वेज को डिजाइन कर सकते थे कि नल ना हो। फिर क्यों? और आज उस समय हमको लग रहा था कि ये ठीक कॉन्सेप्ट है, कर दिया। हमको नहीं पता था इतनी पॉपुलर हो जाएगी, इतनी बड़ी लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक बात है। और बाद में उन्होंने खैर कोशिश भी की, पर एक बार जब लैंग्वेज आ जाती है तो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उनका बाद में यही बोलना था कि आज प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट में भी बड़ी बड़ी जगह पर भी 30% 40% एरर पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही आ रही है लोगों को। तो ये कमी थी जो हमको दूर करनी चाहिए थी। तो ये बात अब जो आगे की लैंग्वेजेस आएंगी उसमें चीजें चेंज होती जाएंगी। तो आपको हमेशा जो नई है वो थोड़ी सी आसान होगी, बेटर फीचर्स होंगे, आपको थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये भी नहीं कि सबसे नई लैंग्वेज यूज करनी है। कई बार नई लैंग्वेज आती है बट ट्रैक्शन नहीं पकड़ पाती है ना। मूवीज की तरह है, किसी ने नई मूवी लॉन्च की, नहीं चली, तो आपको ये भी देखना है कि थोड़ी सी पॉपुलर कौन सी हो रही है। इसका मतलब उसके एप्लीकेशंस अच्छे हैं, यूजेज अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, उसको सीखना आसान है। बट मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है तो भाई पाइथन से शुरू करना है और कोई लैंग्वेज देखना ही नहीं है। अब देखिए, मैं इस बात में ये भी मानता हूँ बच्चों की गलती नहीं है। मोस्टली आप ऑनलाइन कोर्सेज देख लीजिए, आप बुक्स देख लीजिए। इवन बुक्स, जो पाइथन की बुक लिखने वाला है वो ये मानकर चल रहा है कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे के लिए जो पहली लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा है। इसको हालांकि हमने अपने चैनल पर कॉम्बैट करने की कोशिश की है कंप्लीट कोडिंग पर। हमारे जो भी लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं, चाहे वो सी का हमने कोर्स किया है, चाहे वो हमने जावा का कोर्स निकाला है, चाहे जावास्क्रिप्ट का कोर्स है, और अभी पाइथन का जो कोर्स आने वाला है, हर कोर्स ये मानकर किया गया है कि ये आपकी पहली लैंग्वेज है। आप क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के स्टूडेंट हो, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अभी आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है और ये आपकी पहली लैंग्वेज है। सब कुछ आपको स्क्रैच से सीखना है, तो आप इससे सीखिए। आपको सब चीज ठीक से समझ आएगी कि कैसे सीखना चाहिए, कैसे नहीं सीखना चाहिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि कोई और लैंग्वेज सीखना चाहिए। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है तो पाइथन से स्टार्ट करिए। अगर आपने कोई लैंग्वेज ऑलरेडी सीख ली है, जैसे कॉलेजेस में मान लीजिए C++ तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, उसके बाद भी मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक जो थोड़ी सी मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, इनमें से एक लैंग्वेज जरूर पिक कर लें और इसको अपना प्राइमरी लैंग्वेज बनाएं। C++ को भगवान के लिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ सब बच्चों से, जितने लोग ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं DSA के, जितने लोग ऑनलाइन बाकी पढ़ा रहे हैं, उनसे भी निवेदन है बच्चों को C++ की तरफ ढकेलना बंद करें। आपको जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, इनमें से एक लैंग्वेज चूज करना चाहिए एज योर प्राइमरी लैंग्वेज। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट मुझे को ऐसा लग रहा है इंडस्ट्री में पॉइंट क्या है ना, और ये शायद काफी हद तक बहुत लोगों की बात लागू होती है, हम जिसके साथ कंफर्टेबल है बात खत्म। बिल्कुल। तो कोई भी आप यूट्यूब पर उठा लो, कोई अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उठा लो, वो यही कर रहा है कि उसने जिसमें पढ़ा है ऑब्वियसली उसका कंफर्टेबल उसमें ज्यादा है, तो भाई मैं उसी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को मिसगाइड कर रहा है। ये वही वाली बात है कि आज अगर कोई फोटोग्राफर है और उसने एनालॉग कैमरे पे सीखना शुरू किया था, वो अब आज तक यही कह रहा है कि नहीं एनालॉग बेटर है, बट जो सच है वो आपको बोलना चाहिए। और वैसे मैं इसमें बताऊं, ये ऐसा नहीं कि वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं कि कोई मन में बद्यांती है, जिसको हमारे हिंदी में बोलते हैं, मन में चोर है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे भी बहुत समय तक ऐसा लगता था कि यार कोई भी लैंग्वेज हो, ऐसा ही C है, ऐसा ही C++ है, ऐसा ही जावा है। हालांकि मैं जावा में ज्यादा कंफर्टेबल हुआ करता था, पर ठीक है, किसी लैंग्वेज में कोई कमी नहीं, कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो।
उसके बाद मैंने इंटरव्यूज लेना स्टार्ट किया और मैंने इतने इंटरव्यूज लिए हैं, 600-700 इंटरव्यूज जो मैंने लिए और उसमें मैंने देखा है इतनी बार ऐसा होता है, मुझे पता है ये जो कैंडिडेट सामने बैठा हुआ है इसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, ये काबिल है, इसने एल्गोरिथम ठीक से डिस्कस कर लिया है, अप्रोच क्लियर है, इसको टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर है, ये कोड लिख रहा है, ये कोड लिख जाएगा। पर क्योंकि उसने सी या सी प्लस प्लस के सिंटेक्स में कहीं एक कोई गलती कर दी है जो वो नहीं पकड़ पा रहा है और आपको दिख रहा है और मुझे दिख रहा है, और बहुत बार जो मैंने इंटरव्यूज लिए हैं प्रोफेशनली उनमें रिस्ट्रिक्शन होता था कि आप हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या अगर आप हेल्प करेंगे मैं जैसे ही हेल्प करूंगा मुझे उसके कुछ नेगेटिव मार्क्स भी देने पड़ेंगे कि मुझे हेल्प करना पड़ा है ना। बहुत फॉर्मल सेटिंग में मैंने इंटरव्यूज लिए, तो वहां पर ही पता होता था कि बाकी जिस कैंडिडेट जिस लेवल के हैं अगर मैंने इसकी हेल्प की तो भी ये सेलेक्ट नहीं होने वाला, अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं की तो ये इसको पूरा ही नहीं कर पा रहा है, और जो काम शायद उसको पहले 10 मिनट में, 12 मिनट, 15 मिनट में कर लेना था, इंटरव्यू के पूरे 45 मिनट, 50 मिनट उसने उसी एक कहीं बग हो गया, एक कहीं सिंटैक्स में कुछ मिस हो गया, वो उसी में उसने पूरा का पूरा टाइम निकाल दिया। इधर कुआं उधर खाई। और ये कोई 1% 2% बच्चों के साथ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 30% 40% कैंडिडेट्स मुझे ऐसे मिले जो सी प्लस प्लस में अपना इंटरव्यू अटेम्प्ट कर रहे थे, और आई वाज श्योर कि अगर ये किसी दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में कर रहे होते, जावा में कर रहे होते या प्रेफरेबली पाइथन में कर रहे होते, तो इस काम को बहुत जल्दी कर ले जाते। जो सिंटैक्स आपको सी में लिखने में 7 मिनट 8 मिनट लगे वो पाइथन में आप शायद 2 मिनट 3 मिनट में लिख सकते थे, और इंटरव्यू में 1-1 मिनट मैटर करता है। इवन कंपनी में जाकर भी आपको लगेगा वो आप तेज इसीलिए लिख पा रहे हो क्योंकि आपका दिमाग भी उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है वो लिखने के लिए। लैंग्वेज ने आपके लिए चीजें बहुत आसान कर दिया है वो करना, तो और इंटरव्यू में वो अलाउड है, हर जगह अलाउड है। तो वहां जाकर मुझे थोड़ी सी चिढ़ मचने लगी सी प्लस प्लस से, यार पता नहीं अभी भी बच्चे सी प्लस प्लस में क्यों सीख रहे हैं जब कंपनी की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडस्ट्री की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट सी प्लस प्लस में होता ही नहीं। आज की तारीख में आप 1% प्रोजेक्ट भी नहीं ढूंढ सकते। कुछ एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह के प्रोजेक्ट होते हैं जो सी प्लस प्लस में होते हैं, बट पूरी कंपनी में अगर 100 डेवलपर्स हैं तो एक डेवलपर भी ऐसा नहीं होता जो एक्चुअली सी या सी प्लस प्लस पे काम कर रहा हो। तो कंक्लूडिंग द आर्ग्यूमेंट, अगर आज कोई बच्चा एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहा है या वही ABCD थोड़ा बहुत सीखा बट स्टिल काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड है, तो कैन आई से पाइथन इज अ गुड लैंग्वेज टू गो थ्रू? 2 पॉइंट इसमें मैं बिट्टू भी श्योर होना चाहता हूँ। पहला तो मेरा ऐसा मानना है कि एक लेवल के बाद ना भाई क्या आसान क्या मुश्किल बात की बात है, बताओ बाजार में काम किसका है। दूसरा, रिलेटिवली अगर मेरे पास है कि हाँ इस लैंग्वेज पे मैं काम करूंगा और मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो सेकंड पॉइंट मैं बोलता हूँ कि फिर उसका आसान होना चाहिए। तो क्या पाइथन ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? देखिए, आसान होने वाला और सपोर्ट वाला क्राइटेरिया पाइथन बहुत ज्यादा फुलफिल करता है। जहां तक बात काम की है तो ये बात माननी पड़ेगी कि आज की तारीख में पाइथन टॉप पर नहीं है जिसमें इंडस्ट्री में काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स ऐसे हैं। मतलब अगर मैं टॉप 2 पॉपुलर लैंग्वेजेस की बात करूं तो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, उसके बाद है जावा जिसमें सबसे ज्यादा काम किया जाता है। ठीक है, पर अगर उसके बाद भी मुझे लैंग्वेज चूज करना हो तो मैं आज की तारीख में फिर भी पाइथन ही चूज करता हूँ। पाइथन शायद 3rd नंबर पर आएगी, क्योंकि पहली बात तो जो नया काम आने वाला है, आप आज अगर क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं, कुछ भी चीज सीख रहे हैं, तो आप इसलिए सीख रहे हैं कि आपको 5 साल बाद खेलना है, आपको 10 साल बाद खेलना है। तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो नया काम हो रहा है, वो किस लैंग्वेज में हो रहा है? तो वो मोस्टली काम पाइथन में हो रहा है। आप ये देखते हैं मशीन लर्निंग का, AI का जितना काम है मोस्टली काम पाइथन में होता है। पाइथन थोड़ी वर्सेटाइल है उस हिसाब से, आप इसमें स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। जो लोग डेटा एनालिटिक्स करते हैं, आपने सुना होगा डेटा साइंटिस्ट की जॉब्स होती हैं, वो सब कंप्लीटली पाइथन में होती हैं। तो पाइथन का कमिंग स्कोप बहुत ज्यादा है और करंटली भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है। ऐसा नहीं कि पाइथन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। हालांकि अगर पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जावास्क्रिप्ट इज एट टॉप एंड देन जावा। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि तीनों ही लैंग्वेजेस अच्छे हैं। हाँ, बट मैं भी इस बात में आई एग्री विद यू कि जैसे हम एल्गोरिथम पढ़ते हैं ना, तो किसी भी आइडिया को उसके करंट वैल्यू पे जज मत करो, फ्यूचर के हिसाब से भी काम करके चलो। अभी काम तो हो सकता है सीख अभी बेसिक मिल जाए, बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे रिलेटिवली उसकी डिमांड कम ही होती जाएगी। कुछ ऐसे एरियाज हैं में भी जहाँ वो काम करता रहे। बट C++ का काम तो सर आजकल बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है। कोई फ्रंट एंड, कोई बैक एंड, बहुत ही कम काम है, वो भी कुछ यूटिलिटीज बनाने के या जिनमें बहुत ज्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट है। कुछ इस तरह के एप्लीकेशंस हैं जहां पर अभी भी C++ इस्तेमाल होती है। बट अगेन, मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में 10 साल इतने इंजीनियर्स के साथ काम किया है। मैंने सिर्फ एक इंजीनियर के साथ ऐसे के साथ काम अपने आप तो देखा ही नहीं है। एक इंजीनियर के साथ ऐसे काम किया है जो 2 साल 3 साल C++ पे काम करके आया है प्रोफेशनली। बाकी काम ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। ओके, C++ बस लोग यही मान रहे हैं कि सीखने के लिए जरूरी है, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जरूरी है, काम कुछ नहीं C++ का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो हमने काइंड ऑफ आंसर कर दिया है। नाउ फॉलोइंग टू दैट, अब शुरू कैसे करना है? और ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे लोग जो आजकल IT इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड CS नहीं है। है ना, बिकॉज ऑफ सम आइडिया अंडरस्टैंडिंग अभी कोर ब्रांचेस में है। ये मैं मान रहा हूँ इवन उसने सिंपल ग्रेजुएशन भी किया है, BSc मैथमेटिक्स फिजिक्स समथिंग लाइक दिस।
अगर वो आना चाहता है तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ देखिए, क्वेश्चन प्रोग्रामर बनना, डेवलपर बनना। हाँ देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि प्रोग्रामिंग ना एक स्किल तो है ही, स्किल के साथ साथ ना बस थोड़ी सी ग्रिट की, थोड़ी सी परसिस्टेंस की, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। अगेन मैं जब भी लैंग्वेज बोलता हूँ, मैं कोई भी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको कोई भी और लैंग्वेज बोलना सीखना है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है। शुरुआत में विफलता से, शुरुआत में अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा उससे घबराना नहीं, किसी को नहीं आता यार, टाइम लगता है ना, आप गलतियां भी करेंगे, बहुत समय आपको सिस्टम के साथ बिताना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये समझ आना शुरू होगा। जहां तक बात है कि मैं किसी और बैकग्राउंड का हूँ, तो देखिए आजकल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लाइंस है ना, ये थोड़ी थोड़ी ब्लर होती जा रही हैं कि किसकी क्या एक्सपर्टीज है। कंप्यूटर साइंस एक ओवरऑल टूल बन गया है, जो प्रोग्रामिंग है ओवरऑल टूल बन गया है फॉर डेवलपमेंट इन एनी फील्ड। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ, मैं अंदर जाकर मशीन्स पर कुछ काम करता हूँ, वहां पर भी आजकल मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी कंप्यूटर साइंस की रिक्वायरमेंट होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ हर एक को रिक्वायरमेंट है, बट मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग ऐसे हैं ना जिनके पास कंप्यूटर साइंस प्लस एक स्किल है, हाँ, उनकी भी आजकल बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है फॉर डोमेन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स। कि यार मैं अगर मान लीजिए ऑटोमोबाइल में लग रहा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वहां पर अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ या मुझे वो चीजें भी समझ आती हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली हैं, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं अगर सिविल के प्रोजेक्ट्स पर काम करता हूँ, तो मुझे अगर सिविल की अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जैसे IAS में आप पहले देखते थे ना कि डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, इंजीनियर्स भी आ रहे हैं, BA वाले भी आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे कंप्यूटर साइंस भी उसी टाइप का एक फील्ड है। नहीं, आई टोटली एग्री। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बैंकिंग में हैं, हाँ, कुछ हैं जो सैप वगैरह थोड़ा सा नॉन टेक्निकल प्रोफाइल्स में काम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आपकी कितनी कोर अंडरस्टैंडिंग है, आप डेवलपर को क्लाइंट से कितने अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या उनका इश्यूज हैं, वो तो आप तभी समझ सकते हो ना जब आपको आता हो उस पर काम करना। ये एक तरह से पहले आप ये मान लीजिए, पहले ये रिक्वायरमेंट जो है ये देखो पुलिस का स्टिकर और कंफ्यूज्ड, कोई बात नहीं, इसीलिए तो कंफ्यूज्ड है। तो ये रिक्वायरमेंट ना पहले MBA के लिए बोली जाती थी, यानी आप MBA के कॉलेज में देखें तो पहले इंटेक में बोलते थे भाई सारे के सारे इंजीनियर्स हम नहीं लेंगे, क्योंकि जहां जहां पर मैनेजर अपॉइंट करना है, अगर मैनेजर ये समझता हो कि मेरे नीचे काम क्या हो रहा है, तो वो एक अच्छा मैनेजर बन पाता है। करेक्ट। तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस वाला मैनेजर हो, बट बैंकिंग में, सेल्स में MBA तो हर जगह हायर होता है, तो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को MBA कराया जाता था ताकि वो अलग अलग जगह पर जाकर मैनेजरियल पोजीशंस ले पाए। यही बात कंप्यूटर साइंस के लिए भी है। तो मैं अगेन अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए पॉसिबल तो है ही, दिस कुड इवन बी एन एडवांटेज फॉर यू, कि भाई मेरे को किसी और फील्ड की भी, मैकेनिकल की, या मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कोई और बैकग्राउंड भी अगर आपका है, उसके बाद भी अगर आप लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं, और ये पॉसिबल है मुझे इसलिए पता है, हमने जो मर्न स्टैक का लाइव बैच चलाया, मेरे पास BA वाले स्टूडेंट्स भी हैं, BCom वाले स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसे जो उसके बाद थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस में कुछ सीखना चाहते हैं, बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और देख रहे थे कि एज अ फर्स्ट कोर्स हम प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं या नहीं, और काफी अच्छे से लोग पिकअप कर पाए। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या हो रहा है यार, इस रोड पे तो ऐसा कंस्ट्रक्शन जो चल रहा होगा, ये एक्सीडेंट हुआ होगा। यस, हाँ, तो मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी और फील्ड के हैं तो आपको ये पिकअप करने में बहुत मुश्किल होने वाली है, या कंप्यूटर साइंस वालों के पास कोई एक इनहेरेंट एडवांटेज है। ठीक है, थोड़ा एडवांटेज तो होगा ही, क्योंकि वो पूरा समय वही पढ़ने में लगा रहे हैं, उसके आसपास के सब्जेक्ट्स पढ़ने में लगा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को समझना। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना मुश्किल नहीं जितना लोगों ने हवा बना दिया है। हाँ, अगर आपको बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, आजकल वो अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, क्विक रिजल्ट की आदत पड़ गई है, बहुत क्विक रिजल्ट्स में नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, बट एक बार अगर आपको समझ आना शुरू हो जाए तो फिर चीजें बहुत आसान लगने लगती है। बहुत अच्छे, तो एक बेसिक क्लैरिटी हो गई है, एक बेसिक क्लैरिटी हमको हो गई है। एंड बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन की लर्न करना कैसे है, मैं एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड कर देता हूँ। ठीक। सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, जो आई थिंक इससे रिलेटेड है, कि क्या मेरे को मास्टर इन वन लैंग्वेज होना चाहिए? बीटेक को जब बहुत ही बात पूछता है, या बेसिक सबका सीखते चलूं? देखिए, हाइब्रिड आंसर है, मैं रैपिड फायर वाला आंसर नहीं दूंगा। वैसे अगर रैपिड फायर आंसर देना है तो मास्टर इन वन लैंग्वेज होना चाहिए आपको, कि एक लैंग्वेज हो जो आपको बहुत अच्छे से आती हो, है ना, वो एक बड़ा एडवांटेज है। बट उसके बाद जब आप एक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, ये एक चीज है जहां मैं पहली बार बोलूंगा कि बाकी लैंग्वेजेस की तरह नहीं है। यानी अगर हम नॉर्मल इंग्लिश हिंदी सीखते हैं, तो अगर मैं इंग्लिश सीख लेता हूं तो स्पेनिश सीखना मेरे लिए आसान नहीं हो जाता। बट यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख लेते हैं, क्योंकि बाकी सब लैंग्वेजेस में जिसने बनाया है, देखिए बाकी जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेजेस है तो अपने आप अलग अलग दुनिया के कोनों में पैदा हुई, आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, बहुत थोड़ी मिक्सिंग है।
करेक्ट। यहाँ पर जब भी अगले वाले आदमी ने लैंग्वेज बनाई है तो उसको ये पता है कि अगर मैं बिल्कुल ही स्क्रैच से बिल्कुल चीजें बना दूंगा तो कोई भी नहीं सीखेगा, है ना। आज आप कोई नई लैंग्वेज बैठ के बोलने लगेंगे, हुका बाबा हुका तो हुका चाचा, तो कोई भी नहीं सीखेगा आपके साथ बैठ के। तो इसलिए उन्होंने हमेशा ध्यान रखा कि यार जो पुरानी लैंग्वेज सीखे हुए लोग हैं उनके लिए काफी आसान होना चाहिए मेरी लैंग्वेज सीखना। तो आप एक कोई भी उठाकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं तो बाकी लैंग्वेजेस सीखना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाता है। तो पहले मास्टर इन वन होना है, उसके बाद अगर किसी प्रोजेक्ट में किसी भी चीज में थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है किसी और लैंग्वेज की, तो ये भी पकड़ के नहीं बैठना है कि नहीं मैं तो यही लैंग्वेज में काम करता हूँ, मैं तो इसी लैंग्वेज का इंजीनियर हूँ। आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आपको जो टूल मिलेगा उस टूल को आपको इस्तेमाल करना है। लैंग्वेज भी आपके लिए एक टूल है। तो उस समय पर दूसरी लैंग्वेज का थोड़ा बहुत सिंटेक्स देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करना काफी आपके लिए आसान होता है, आप सीख सकते हैं, बाद में यूज कर सकते हैं। बट अगर मेरे पास कम टाइम है शुरुआत में, पहले मैं क्या करूं, पहले एक लैंग्वेज सीखो, अच्छे से ढंग से सीख लो, उसके बाद कोई और लैंग्वेज सीखो। टोटली एग्री। सेकंड क्वेश्चन, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट का बोला कि जावास्क्रिप्ट इज इवन मोर पॉपुलर देन जावा, है ना। तो क्या कुछ लोग इसमें भी आई नो कि इसमें प्रॉब्लम मानते हैं कि क्या इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलना भी चाहिए कि नहीं? तो क्या स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग एक ही बात है कि अलग अलग बात है? देखिए पहले लैंग्वेजेस अलग अलग होती थी, स्क्रिप्ट के लिए अलग लैंग्वेज होती थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होती थी। जावास्क्रिप्ट ने ही आकर ये चीज तोड़ना स्टार्ट किया कि जावास्क्रिप्ट में आप स्क्रिप्ट्स भी लिख सकते हैं, आप नॉर्मल काम भी कर सकते हैं। पाइथन ऑल्सो एक्चुअली इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि पाइथन भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन में भी आप दोनों काम कर सकते हैं, इसलिए सर्वर का, बैकएंड का बहुत सारा काम, डिप्लॉयमेंट्स का, आजकल बहुत सारा काम पाइथन में होता है क्योंकि उसमें आप स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं। तो वो जो लाइन है वो आजकल ब्लर हो गई है कि क्या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्या नॉर्मल लैंग्वेज है, और इसलिए शायद जावास्क्रिप्ट पाइथन सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस भी हैं क्योंकि इनमें आप स्क्रिप्ट्स भी लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक फर्स्ट लैंग्वेज के लिए अगर आप जावास्क्रिप्ट चूज करते हैं वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी और लैंग्वेजेस सीखना ही नहीं पड़ता। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो मोस्टली लोगों को सीखनी पड़ती ही है, कंपलसरी है। आप पाइथन सीखेंगे तो भी शायद कुछ दिन बाद जाके आपको थोड़ा थोड़ा जावास्क्रिप्ट सीखना ही पड़ेगा। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट को ही चूज कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, बट अगर आप एक प्राइमरी फुल कंप्लीट बैकएंड वाली एक अच्छी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं जिसमें कोर प्रोग्रामिंग हो सके तो पाइथन इज द बेस्ट चॉइस। अंडरस्टूड। हालांकि जैसे मैं समझा ऐसा नहीं कि 100-200 ऑप्शन है, बट स्टिल मैं क्या लैंग्वेज चूज करता हूँ या वो लैंग्वेज कितनी पॉपुलर होती है, क्या वो समय के साथ मेरी करियर ट्रैजेक्टरी को इम्पैक्ट कर सकती है? वो तब कर सकती है जब आप उस लैंग्वेज को अपनी छाती से चिपका ले और बोले बस यही मेरी लैंग्वेज है। हाँ। देखिए लैंग्वेज आपको टाइम के साथ चेंज करनी पड़ सकती है। यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं, लैंग्वेज छोड़ो, लोग तो बोलने लगते हैं सर मैं एंड्रॉइड डेवलपर हूँ, मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, सर मैं बैक एंड डेवलपर हूँ। अबे भाई अभी तो 2 साल हुए आपको कॉलेज में आए हुए, है ना। लोग इंडस्ट्री में 10-10, 20-20 साल बाद अपना जो डोमेन है वो चेंज कर लेते हैं। मैं इंडस्ट्री की बात सोच रहा हूँ, कॉलेज के सेकंड ईयर का बच्चा कह रहा है कि हाँ, कि सर मेरे को तो अभी मेरे से बैच में कोई पूछ रहा था कि सर मुझे अगर बैक एंड डेवलपर ही बनना है तो मैं फिर ये जो आप पढ़ा रहे हो जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखूं भी या नहीं सीखूं या छोड़ दूं? भाई आप ये डिसाइड नहीं करोगे आप क्या बनोगे। फैक्ट बात ये है जिस जहां आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी वो डिसाइड करेगा कि आप क्या करोगे, और वो भी डेली बेसिस पर चेंज करेगा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट के 2 साल के स्टिंट में 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम किया जिनमें अलग अलग लैंग्वेजेस थे। तो वो तो जो एम्प्लॉयर है वो चूज करता है, आपको थोड़ा सा टाइम देता है सीखने के लिए और एक्सपेक्ट करता है कि आप वो सीखकर उस पर काम करेंगे। तो उसको छाती से चिपका कर ना रखें। जो भी अच्छे पॉपुलर नए ऑप्शन समय के साथ आएंगे उनको अपनाना शुरू करें, उनको सीखना आपको हमेशा रहना पड़ेगा, वो सीखते रहें तो उसके अलावा इफेक्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि एक ऐसी लैंग्वेज उठा लाए जो कहीं पर इस्तेमाल ही नहीं हो रही है, कहीं बहुत ही रिमोट वाली लैंग्वेज और बोल रहे हैं हम तो ये सीखेंगे। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है जो भी लैंग्वेज में सीख रहा हूँ वो टॉप 5 टॉप 10 पॉपुलर लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। एक लैंग्वेज मैंने सीख ली है ना, और मैंने उस पर प्रोफिशिएंसी कर ली, ऑब्वियसली उसकी भी कोई अपर लिमिट नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक लेवल पे। हाँ। अब सपोज कंपनी के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट आता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को लग रहा है, तो लगभग कितना टाइम लगता है उस लेवल पे पहुंचने में कि मैं कमर्शियली कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं? देखिए जनरली लोग मानकर चलते हैं 2 to 3 वीक्स। अच्छा, 3 हफ्ते का टाइम जनरली लगता है। कुछ जो थोड़ा तेज होगा, ज्यादा मेहनत कर रहा होगा उसको 2 हफ्ते लगेंगे, कोई ज्यादा स्लो होगा तो 4 लग जाएंगे। बट 2 से 4 हफ्ते में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने लगते हैं। बट 2 से 4 हफ्ते में ऐसा हो जाता है कि आप बेसिक कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है कोड रिव्यूज में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा है, आपको इनिशियली कोड लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा हो, बट 2 से 4 हफ्ते में आप पकड़ना स्टार्ट कर देते हो, ठीक लेवल पर आप कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हो, और 3 महीने से 6 महीने का लोग टाइम मानते हैं जिसमें आप फुल प्रोफिशिएंसी पे आकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेट। सो अब मेरे ख्याल से हम सेकंड सेक्शन पे चलते हैं वीडियो के, जहाँ पर बात है कि चलो डिसाइड कर लिया अभी शुरुआत कैसे करनी है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो रिकमेंड करते हैं वो एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है ना, स्टार्ट विद दैट बुक, और फिर तुम किधर भी मत जाओ, इस बुक को पूरा चाट के खत्म कर दो। मुझे लगता है कि मैं बुक के लिए बात नहीं कर रहा, बट एक सोर्स होना तो कंफ्यूजन नहीं होता, इधर से देख लिया इधर से देख लिया। तो अगर आप एक बुक भी फॉलो कर रहे हैं, कोई भी उठा लो यार, लेट इट बी, तो वो भी एक अच्छा आइडिया है। कुछ लोग यूट्यूब पे चैनल्स हैं या हमारे वन शॉट हैं, आजकल वन शॉट का बहुत अच्छा आइडियाज है,
या अलग अलग रिसोर्सेज हो सकते हैं, किसी के नोट्स, किसी के ट्यूशन के नोट्स, समथिंग लाइक दिस, कैसे शुरू करें? देखिए मैं तो यूट्यूबर हूँ, मेरे लिए तो अच्छा यही बोल रहे हैं कि भाई यूट्यूब के जो कोर्सेज हैं या जो मेरे वन शॉट कोर्सेज हैं वो बेस्ट है ना। बट जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि ये थोड़ी सी पर्सनल चॉइस है कि आपको किस चीज से बेटर समझ आता है। हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा है कि नहीं यार मैं अकेले बैठ के जब किताब के साथ पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा बेटर समझ आता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत कम है, बहुत कम है, वही बोलने वाला था, है ना। ऐसे लोग बहुत कम है, क्योंकि देखिए क्लासरूम सेटिंग बनी ही क्यों है, आप क्लासरूम में जाकर क्यों पढ़ते थे पहले? क्योंकि एक जो इंसान जिसको पता है आपके लैंग्वेज में वो बात करे, है ना। बुक्स तो सारी इंग्लिश में होती हैं, रेफरेंसेस सारे इंग्लिश में होते हैं, तो वो आधी चीज तो हमको समझ ही नहीं आती, 4 बार पढ़ना पड़ता है तब वो जाकर समझ आती है। तो पहली बात तो आपकी भाषा में बात कर रहा हो, आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हो। दूसरा वो एग्जाम्पल्स ऐसे दे, थोड़ा सा लाइट माहौल बनाकर आपको अगर चीजें समझने की का मौका मिले तो चीजें समझना बहुत आसान हो जाता है, हंसी मजाक के साथ। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लासरूम जो सेटिंग है ना, वो चाहे फिजिकल क्लासरूम की बात कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन क्लासरूम की बात कर रहे हैं, ये सेटिंग्स थोड़ी सी बेटर होती है कोई भी लर्निंग करने के लिए। ऑफलाइन क्लासरूम में बस एक प्रॉब्लम ये है सर कि आप अपने यहाँ लोकल कहीं कोचिंग लगा लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए ना, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रहा है ना उसने भी उसी बस एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का पर्टिकुलर सिंटेक्स का रट्टा मार लिया है और वो उसी को आपको सिखा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, तो अगर आपके पास कोई मौका है कि सच में कोई माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजोन का इंजीनियर है या कोई सच में बहुत अच्छा डेवलपर है, उससे आपको पर्सनली सीखने का मौका मिल रहा है तो बिल्कुल सीखें। पर अदरवाइज बात यह है कि जो सिखा रहा है ना वो अगर 5 बच्चों को, 10 बच्चों को, 20 बच्चों को भी बैठाकर सिखा रहा है तो उसने एक्चुअल डेवलपमेंट कभी किया नहीं है, उसको पता नहीं कि इसका क्या यूज है, साथ में वो कोई प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहा है, वो सिखा ही रहा है। तो उससे वो बेस्ट चीज आपको मिल नहीं पाती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़े से यूट्यूब वाले कोर्सेज हैं या जो ऑनलाइन भी कोर्सेज हैं वहां पर आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर मिल सकता है एक मिनिमल कॉस्ट में या फ्री में अगर आप यूट्यूब पर सीखें। टोटली एग्री, बिकॉज वो है ना घर के पास। अब मैं इंडिया के कौन से या दुनिया में मैं कौन से देश में, कौन से शहर में हूँ, मेरे घर के आसपास कितने लोग हैं, कौन से फिर वो टीचर हैं जिनके साथ मेरा टाइमिंग, उनकी फीस मेरे को सूट कर रही है। बिल्कुल। जबकि YouTube पे मेरे को इंडिया का बेस्ट कंटेंट मिल रहा होता है, या इवन फॉर ऑनलाइन कोर्सेज फॉर दैट कंप्लीट कोडिंग पर जाएंगे तो फ्री मिल रहा है, होता है। तो ये तो मैं एग्री करता हूँ। तो YouTube और ऑनलाइन रिसोर्सेज कैन बी अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट। हाँ, बस उसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ना ऑनलाइन में लोग बस ये बोलने के लिए कि मैंने कंप्लीट कर दिया है ना, 5 घंटे में मैंने जावा कंप्लीट कर दिया है, 2 घंटे में जावा कंप्लीट कर, 1 घंटे में सीख लीजिए प्रोग्रामिंग। उसमें होता है कि आप कुछ सीख नहीं पाते, आपको ऐसा लगता है जिस स्पीड से इसने बता दिया वो तो मेरे को क्या ही समझ आएगा, प्रैक्टिस नहीं है, साथ साथ कुछ भी नहीं हुआ, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं समझ आया, मैं तो ऑनलाइन ही सीखा, सर ने बोला था ऑनलाइन सीखने के लिए, मैंने वीडियो भी देख ली, कुछ समझ नहीं आया। तो थोड़ा सा ऐसा कोर्स पिक करें जिसने अपना थोड़ा टाइम लिया हो, उसमें प्रैक्टिस भी खूब भर भर के आपको कराई हो, ताकि आपको उतना समय लगे। देखिए 2 दिन में कोई प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकता, तो आपको उतना समय लगे कि ठीक है भाई मैं रोज 1 घंटा 1.5 घंटा वीडियो देख लेता हूँ, पर उसके बाद 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा खुद से प्रैक्टिस करता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, रिवाइज करता हूँ, तब जाकर आप कहीं ऐसे होंगे कि हाँ 2 महीने में भाई मैं थोड़ा थोड़ा सीख पाया हूँ, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो ऑनलाइन कोर्स पिक कर ले, मेरे हिसाब से बेस्ट वो है। पर थोड़ा सा ऐसा देखें जिसने थोड़ा तसल्ली से पढ़ाया हो। 5 घंटे में 10 घंटे में पूरी लैंग्वेज पढ़ा पाना इम्पॉसिबल है। नहीं, इसमें मैं भी एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जैसे भी मैंने थोड़े दिन पहले डेटा स्ट्रक्चर की 1 शॉट वीडियो डाली 12 घंटे की, तो बच्चे ने कमेंट करा कि मेरे अगले 12 घंटे स्टार्ट हो गए। तो इट्स अ गुड थिंग कि हाँ बच्चा वो देख रहा है, बट वो 12 घंटे की वीडियो बनाने के लिए मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ यार। और मैं तो कभी नहीं एडवाइस करता कि हमारे जो 1 शॉट है वो आप एक जगह बैठ के देख लो, है ना। तो एक बार में 1 घंटा 2 घंटा, वो फॉर दैट मैटर किसी का भी कंटेंट है, 1 घंटा बैठना है, फिर उसको गुनना है, उस पर काम करना है, उसके 2-4 एग्जाम्पल बना के देखने हैं। जब आप वीडियो चलाते हो ना तो मजे की बात क्या होती है कि आपके दिमाग पे स्ट्रेन नहीं आता, तो आपको ऐसा लग रहा होता है। तो मैं ये बोलता हूँ समझ आ गया कि लग रहा है कि समझ आ गया। जब खुद करने बैठते सर क्लास में तो सब समझ आया था, खुद कर रहे हैं तो फिर अटक जा रहा है। तो उसको भी टाइम देने की जरूरत पड़ती है। आपको लगा, देखिए ये वही मैं तो मानता हूँ योगा की तरह, ये ना प्रैक्टिस वाली चीज है, स्पेशली लैंग्वेज। इंग्लिश हम सुन तो कब से रहे हैं यार, इंग्लिश न्यूज सुन रहे हैं, इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं, फिर भी बोलने नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, समझ में आ भी जा रही है तो बोलने की प्रैक्टिस नहीं। ये सेम चीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी है। मैं कोड कर रहा हूँ, कंप्लीट कोडिंग का कोई कोर्स चल रहा है, आपको भी मजा आ रहा है, आपने देख लिया सर समझ आ गया, भाई जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक खुद से समझ नहीं आएगी। तो अपनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब जैसे फिर भी ये एक क्वेश्चन बनता ही है कि स्टिल अगर मेरे को एक लेवल पे भी जाना है तो बस सेल्फ स्टडी से हो जाएगा या ऑनलाइन कोर्सेज ये सब नेसेसरी है, पेड कंटेंट लेना पड़ेगा? देखिए पेड की तो मैं बात नहीं करता हूँ कि पेड लेना कंपलसरी है या नहीं,
पर मुझे सेल्फ स्टडी में कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। अगर आप वो हैं कि नहीं, मैं सेल्फ स्टडी से सर पहले भी 4 चीजें मैं पूरी कर चुका हूँ, मेरे को सेल्फ स्टडी की आदत है, तो बिल्कुल सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी इनफ है ना। और सेल्फ स्टडी में मैं दोनों मान रहा हूँ। सेल्फ स्टडी में मैं ये भी मान रहा हूँ कि आप बुक से पढ़ रहे हैं या आप ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहे हैं, वो भी एक तरह से सेल्फ स्टडी है, थोड़ी सी और गाइडेड है, बट वो पर्सनलाइज्ड नहीं है, आपके लिए नहीं है, आपका डाउट कोई सॉल्व करने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मेरे को थोड़ा हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है, बीच में कोई डाउट आ जाता है तो चीजें छूट जाती हैं, फिर समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो उस टाइप का है तो थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए कि कोई पेड कोर्स है क्या या कोई लाइव कोर्स है क्या जो मैं ले सकूं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लाइव कोर्स की उतनी जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर सकते हैं तो बेसिकली जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं दे आर गुड इनफ। अल्टीमेटली बात दो ही जगह आके अटकती है सर, कंसिस्टेंसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर वो दो चीजें रिलेटिवली मैनेज हो पा रही है, आप घड़ी में टाइम लगा लीजिए। मान लीजिए रोज की लाइव क्लास है, हमारा कंटेंट तो पढ़ा ही है, एक लैंग्वेज का 40-40 घंटे का कंटेंट है। आप डेली अगर आधा घंटा भी बैठकर उसको पढ़ेंगे तो भी आपको 80 दिन लगने वाले हैं, 2 महीने 3 महीने आपको लग जाएंगे, है ना। तो आपको वो घड़ी देखकर आप मान लीजिए कि लाइव क्लास है, प्रशांत सर आकर पढ़ा रहे हैं, संचित सर आकर पढ़ा रहे हैं, उस टाइम पर बैठ के पढ़िए थोड़ा सा। डाउट्स हम कोशिश करते हैं कि कोर्स इस तरह से बनाओ, काफी सारे पुराने एक्सपीरियंस है कि डाउट्स कम से कम आए। जो डाउट्स आ भी रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे भी डिस्कशन फोरम है, चैट जीपीटी है आजकल, वहां से पूछ सकते हैं। बहुत सारी जगह है जहां से आप कोशिश कर सकते हैं पूछने की। फिर भी अगर इशू हो रहा है तो डेफिनेटली आपको लाइव क्लास देखना चाहिए, कोई लाइव कोर्स जो है उसके लिए एनरोल करना चाहिए। अंडरस्टूड, ठीक है। एक ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है आपकी बात समझ आ गई, ये लैंग्वेज सीखनी है, यहाँ से सीखना शुरू कर रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड टाइमलाइन जिससे मेरे को पता लगे कि यार मैं स्लो हूँ, मैं फास्ट हूँ, दिन में कितना? अभी ऐसा नहीं आप 18 घंटे पढ़ लोगे, एक लेवल मेंटल फटीग भी आता है। हाँ। तो दिन में कितना घंटे और उसके बाद आपके हिसाब से लगभग कितना समय लगता है वो एक लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी तक पहुंचने में? देखिए मुझे यही लगता है, अगर आप क्लास ले रहे हैं, चाहे ऑनलाइन कंटेंट आप देख रहे हैं, आप ये मानकर चलिए मुझे मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे का कंटेंट एक दिन में देखना है, इससे ज्यादा मुझे कंटेंट नहीं देखना है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बस अगर मैं पढ़ाई की वीडियो देख रहा हूँ 1 से 1.5 घंटा देखना है, और 3 से 4 घंटे उसके बाद मुझे कोशिश करना है कि मैं उसको बेसिकली प्रैक्टिस कर सकूं। अगर मुझे लग रहा है नहीं मेरे पास पढ़ाई के लिए 3 ही घंटे हैं, तो भाई आधा घंटे का कंटेंट देख लो, उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लो, या एक दिन कंटेंट देख लिया, 2 दिन प्रैक्टिस कर लिया, अगर लग रहा है कि एक टॉपिक वहां से कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। पर रेशो आपका यही रहना चाहिए कि 1 घंटे का कंटेंट देखा तो 3 से 4 घंटे की प्रैक्टिस की। अगर आप इतना कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से मान लीजिए, मैं इसलिए जनरली जज करता हूँ कि एक लैंग्वेज पढ़ाने में 35 से 40 घंटे का समय लगता है तकरीबन। अगर 35 से 40 घंटे का कंटेंट आपने देखा है और उससे 3 गुना आप प्रैक्टिस कर चुके हो, तो मतलब 160 घंटे की आप पढ़ाई कर चुके हो, रोज 2 घंटा भी आप पढ़ाई करते हो तो 3 महीना लगता है। तो रोज 2 घंटे में अगर आप 3 महीने पढ़ाई कर रहे हो तो 3 महीने में आप एक लैंग्वेज पर अच्छी खासी कमांड कर सकते हो। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कोई चीज सीखने में कि सर मुझे बैठना पड़ नहीं रहा है, 2 घंटे बाद उठिए मत। अगर 2 घंटे बाद बैठने का मन कर रहा है, प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है, तो आज के 2 घंटे हो गए। हाँ, 2 घंटे वो मिनिमम टाइम है कि आपको अपने आप को फोर्स करके बिठाना है। मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 घंटे तो पढ़ना ही है। उसके अलावा अगर आपका मन लग रहा है तो आप उसको जल्दी भी कवर कर सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। समझने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोग उसको भी मैक्सिमम भी बाउंड कर लेते हैं। हाँ। कि नहीं 2 घंटा है तो 2 ही घंटा पढ़ना है, फिर उसके बाद नहीं पढ़ना। करेक्ट। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। तो एक तरीका तो ये, जैसे पहले बुक वाला कल्चर होता था कि मैंने बुक पढ़ ली, बुक ले ली, उसमें जो एक्सरसाइज है जो बहुत अच्छा करते थे बच्चे, वो एक्सरसाइज को भी कंसीडर करते थे, बाकी नहीं करते थे। तो ये कर लिया। एक है कि नहीं, अगर आप कुछ चीज एक्चुअली सीख रहे हो तो कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल आइडिया होना चाहिए। तो थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल में स्टार्टिंग में कोई लाइन बनानी चाहिए। देखिए हालांकि इसमें थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल जो है ना, प्रोजेक्ट्स थोड़े कम हो पाते हैं। हमने जैसे सी का जो लैंग्वेज किया था उसमें हमने 10 प्रोजेक्ट्स किए हैं एक वीडियो बनाकर, बट हालांकि प्रोजेक्ट्स करना एक पॉइंट के बाद ना, एकदम कोड लैंग्वेज में अगर मान लीजिए C++ सीख रहा हूँ या जावा सीख रहा हूँ एकदम बेसिक, बाकी चीजें आए बिना प्रोजेक्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा है। हाँ। बेसिक प्रोजेक्ट बनाकर, एकदम बेसिक कोई कमांड लाइन का टूल बनाकर बच्चा खुश नहीं है। सर मुझे तो ऐसा कुछ बनाना है जो यूआई पर दिखता हो, मैं खोल पाऊँ, फोन में खुल जाए, वेब में खुल जाए। बिल्कुल। तो इनिशियली मैं ये बोलता हूँ कि जब तक आप कोई फ्रेमवर्क नहीं सीख रहे हैं, आगे चल के आप मान लीजिए रिएक्ट नहीं सीख रहे हैं, कुछ और नहीं सीख रहे हैं जो लैंग्वेज पर बेस्ड है, तो जब तक आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो एक्सरसाइजेस आर आल्सो गुड इनफ। आप प्रोजेक्ट्स पर अगर ध्यान नहीं भी दें, आप ये मानकर चले पहले जब तक मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ, जब तक मैं उससे नेक्स्ट लेवल चीज पर नहीं जा रहा हूँ, जब तक मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ, मैं बस भर भर के एक्सरसाइजेस करूंगा मैथ की तरह। ठीक है ना, मैथ में आप कोई प्रोजेक्ट नहीं करते ना, कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखते मैथ सीखने के लिए। आप छोटे छोटे सम्स, प्रॉब्लम्स करते जाते हैं। वही तरीका है प्रोग्रामिंग सीखने का भी, कि आप छोटे छोटे प्रॉब्लम, सम्स बार बार छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करते जाएं, और जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपको ये समझ आ रहा होगा। अंडरस्टूड। तो बीच वाला रास्ता एक तरीके से हम यहाँ पे ले सकते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर मैं बेसिक लैंग्वेज सीख रहा हूँ
मुझे बस इस बात पे ध्यान देना है कि मैंने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली। कुछ लोग मैंने देखा ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर वो प्रोजेक्ट्स जो हैं एकदम नेक्स्ट लेवल की है, बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो क्या मुझे पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे ही मतलब छोटे छोटे जैसे आपने बताया काम करना चाहिए, या मैं सीधे जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँ? ये मेरे को ये लगता है थोड़े से ना फैक्ट्स हैं जो घुमा दिए हैं 2-4 यूट्यूबर्स ने, आप जाएंगे भाई मैं ओपन सोर्स पर कंट्रीब्यूट कराता हूँ, ये कराता हूँ। देखिए फैक्ट बात ये है कि अगर 100 लोग कोशिश करेंगे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का ना, तो शायद एक भी वो नहीं होता जो ठीक से कर पाए। उसमें भी जो आप कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, उसमें जो चीजें आप सीखते हैं प्रोग्रामिंग आप नहीं सीख पाते बहुत ज्यादा। आप सीखते हैं कैसे टीम में काम हो रहा है, कैसे इश्यूज रेज हो रहे हैं, यहाँ पे मैं कैसे उसको सॉल्व कर सकता हूँ। 100 इशू के लिए आप कुछ रेज करेंगे, अपनी रिक्वेस्ट रेज करेंगे, तो एक उसमें से कोई एक्सेप्ट हो पाएगी। बेसिकली मतलब मैं टोटल ये देखता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप उससे कुछ नहीं सीख सकते, बट जितना टाइम आप लगाएंगे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने में, उतना समय आप और बहुत जगह बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप बहुत बेटर प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। करेक्ट। तो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना एक नोबल कॉज है, एक अच्छी बात है, बट वो बिगिनर के लिए नहीं है। वो आपको तब करना चाहिए जब आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन गए हो, कुछ टाइम आपके पास एक्स्ट्रा है, अपनी प्रोफाइल में आप कुछ ऐड करना चाहते हो और सच में आप फ्रीली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, तो आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो। अदरवाइज देयर आर फार बेटर थिंग्स जो आप कर सकते हो अपने आप को एक अच्छा प्रोग्रामर बनाने के लिए देन ओपन सोर्स। समझा। अगेन एक बात ये हो जाती है कि सर ठीक है पढ़ रहा हूँ, समझ आ रही है, क्लासेस भी लगा रहा हूँ, बट भूल जा रहा हूँ, सिंटेक्स नहीं याद रहते, या वो अप्रोच कैसे सॉल्व की थी मैं भूल गया। बेसिक बात है, लेकिन कुछ समय मोटिवेटेड रहा, 5, 7, 10 दिन किया, कंसिस्टेंसी तो बिगेस्ट प्रॉब्लम है ही है, वो चाहे कोई भी हो, तो नहीं रह पाए कंसिस्टेंट। फिर देखिए मैं आपको ये सीक्रेट बता देता हूँ कि ऐसा दुनिया में कोई प्रोग्रामर नहीं है जो सिंटेक्स ना भूलता हो, चीजें ना भूलता हो, कॉन्सेप्ट्स ही ना भूल जाता हो। करेक्ट। मैं भी जब भी कोई क्लास लेने जा रहा हूँ, जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो पहले बैठकर एक बार दोबारा चीजों को देखना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। बिल्कुल, है ना। तो इस बात से बहुत बच्चे घबराते हैं। भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सर मैंने पढ़ाई की थी, पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, अब कुछ भी याद नहीं आ रहा, अब क्या करूं। भाई ये होता है प्रोग्रामिंग में, ये कॉमन चीज है, सबके साथ होता है। आप एक लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसको अच्छे से काम करने लगते हैं, प्रोजेक्ट करने लगते हैं, उसके बाद जब टच में नहीं रहते तो छूट जाता है, भूल जाते हो, फिर से करना पड़ता है, फिर से करना पड़ता है। हालांकि जब आप अगली बार करोगे ना, तो उसमें टाइम आपको सिग्निफिकेंटली कम लगेगा। 1/5, 1/10 टाइम आपको लग रहा होगा, 1/5, 1/10 टाइम आपको लगेगा, क्योंकि वो चीज आपको एक बार आपको अगर वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया है, तो सिंटेक्स वगैरह कम इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे आजकल जैसे जितने प्रोग्रामिंग के लिए टूल्स आ रहे हैं, जितने एआई टूल्स आ रहे हैं, जो कंपेनियन चैट्स वाले टूल्स आ रहे हैं, इस पे कंसंट्रेशन धीरे धीरे और कम ही होने वाला है कि आपको सिंटेक्स याद है या नहीं। तो आप बस चीजों को रट्टा मारने में, याद रखने में ध्यान ना दें। आप ये ध्यान दें कि आप उसको चीज को सीखकर ठीक से इंप्लीमेंट कर पाए या नहीं, इस्तेमाल कर पाए या नहीं, मुझे वो समझ आया या नहीं आया। अगर मुझे समझ आ गया और मैं उसको इस्तेमाल कर पाया, तो भूलना लाजमी है, भूल आप जाते हैं, दोबारा जब जरूरत पड़ेगी तब याद कर लेंगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई माथे पर बंदूक रखकर पूछेगा कि बताओ सिंटेक्स, नहीं तो गए। है ना। इंटरव्यू में भी सिंटेक्स वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। एनीवे इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप रिवाइज करके ही जाओगे, अगर कोई चीज इंटरव्यू में आप पढ़ने के लिए जा रहे हो। तो इस बात से बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, सबके साथ होता है। एक मोटिवेशन का पॉइंट ये भी है, यू शुड बी देयर इन द कम्युनिटी, है ना। तो प्रोग्रामिंग के भी बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स हैं, कम्युनिटीज हैं, तो उनमें बहुत सारे लोग ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ हर चीज का इकोसिस्टम है। अभी अगर आप फिटनेस में हो तो आप 100 इन्फ्लुएंसर फॉलो कर लो, तो आपकी फीड वैसी हो जाती है। तो क्या ये पूरा जो इकोसिस्टम है, इसको चेंज करने से फायदा होता है? बिल्कुल होता है। और ये 2 तरह की कम्युनिटी है, मैं दोनों बता देता हूँ। एक आप बोलते हैं कम्युनिटी, और एक है काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट। आप अगर मेरी बातें सुन रहे हैं तो ब्रॉडकास्ट है, आप मेरे साथ डिस्कस नहीं करते हो। हाँ। आप मेरी बात सुनते हो, जो आपको अच्छी लगती है अपनी जिम में रख लेते हो, बाकी को उठाकर बाहर फेंक देते हो। हाँ। ऐसा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ कर रहे हो, है ना। आपको जो उसमें से अच्छा समझ आता है वो अपने पास रख लेते हो, बहुत अच्छी चीज है, ये आपको करना चाहिए, है ना। पर कम्युनिटी का जो असली मतलब है, कम्युनिटी का असली मतलब है कि जहां आप डिस्कस कर पाओ, जहां आप इंस्पिरेशन ले पाओ और इंस्पिरेशन दे पाओ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारा मंस्टैक का कोर्स है, मैं उसमें बच्चों को कह कहकर थक गया कि भाई अपना प्रोजेक्ट करना है, अपना प्रोजेक्ट करना है, अपना प्रोजेक्ट करना है। पर बहुत सारे बच्चे नहीं इंटरेस्टेड हैं, या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, स्टेटस नहीं बता रहे हैं, या डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, आपकी मर्जी है, जो मुझे प्रोजेक्ट कराने हो तो मुझे करानी है। उसके बाद एक लड़के ने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया, जो उसने बनाया हुआ था, और हमारा एक जो कोड डिस्कशन ग्रुप है उसके ऊपर शेयर कर दिया कि भाई मैंने ये कोड लिखा है, ये इसका गिटहब का लिंक है, और ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, एक बार सब बच्चे एक बार देखकर प्लीज मुझे बताओ मैंने क्या अच्छा किया है, क्या खराब किया है। और उसके बाद मैंने देखा अगले 1 हफ्ते में हमारे पास प्रोजेक्ट्स की झड़ी लग गई। उसको तो जो फीडबैक दिया लोगों ने वो दिया ही, बट एक मोटिवेशन आता है जब आप एक कम्युनिटी में होते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे का कोड रिव्यू कर रहे हैं, आइडियाज दे रहे हैं, एक दूसरे के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं।
कोई कह रहा है यार मेरे को ये चीज ठीक से नहीं आती है, तो किसी और ने जाकर उसकी गिटहब रेपो में वो काम कर दिया। तो ये चीज काफी ज्यादा कॉमन हो जाती है। और अगर इस तरह की आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं तो आपको नए नए आइडियाज आते हैं, इंस्पिरेशन मिलती रहती है, लगातार मोटिवेशन भी बना रहता है ना। आपके डाउट्स जल्दी सॉल्व हो पाए, कोई लाइक माइंडेड लोग आपको मिलते हैं जिनसे आप कनेक्ट कर पाए। तो जो कम्युनिटी वाली चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों तरह से। आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी अपनी फीड चेंज करिए, है ना। इंस्टाग्राम पर थोड़ा सिर्फ डांस की वीडियोस और ये सब देखना बंद करें, इंस्टाग्राम तो जैसे देखना ही बंद करें, है ना। धीरे धीरे कोशिश करें मैं जहां भी लोगों को फॉलो कर रहा हूँ वो ऐसी हैं जहां मैं अपने काम से रिलेटेड कुछ नई बात सीख पा रहा हूँ, कुछ नई बात कर पा रहा हूँ। और प्लस साथ साथ ऐसी जगह भी हो जहां पर मैं एज अ पीयर लोगों के साथ डिस्कशन कर पा रहा हूँ। क्या मैं ऐसे बेसिकली जगह भी ढूंढ सकता हूँ। वो अगर आप कोई पेड कोर्स नहीं कर रहे हैं उसकी अलग भी है, आप स्टैक ओवरफ्लो पर ऐसे काम कर सकते हैं, रेडिट पर कुछ कुछ फोरम्स हो सकते हैं, वहां पर कर सकते हैं। बेसिकली जहां आप कंट्रीब्यूट भी कर पाए, जहां आप डिस्कस भी कर पाए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। तो अभी थोड़ा सा एक लेवल और डीप करते हैं। हाँ, आई विल से दैट इज द थर्ड चैप्टर फॉर द वीडियो, जहां पर थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि एग्जैक्टली जब डीप में जाते हैं तो किन किन तरह से और एनहेंसमेंट हो सकता है, क्या क्या टेक्निकलिटीज है फ्रंट एंड बैक एंड, जिसकी बात हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी की थी। तो मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ, है ना। और जैसे मैं बोलता हूँ गेट के लिए आपकी अगर कोई भी अंडरस्टैंडिंग आ रही है तो आप देखो आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। तो मैं रेगुलर ग्रोथ मेरी हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं कैसे चीज़ें सीख रहा हूँ, क्या मैं कुछ प्रोजेक्ट्स देखूँ ऑनलाइन एज अ फ्रीलांस काम करने की कोशिश करूँ, कैसे मैं जज करूँगा अपनी ग्रोथ। देखिए ये मैं मानकर चलता हूँ कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना उसका तो जज करने का, सब करने का एक ही तरीका है कि आप बेसिक जो एक्सरसाइजेस हैं वो कितने आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं, कितने जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, कितना टाइम लगता है आपको, Correct. कितनी एक्यूरेसी के साथ आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। जो प्रोजेक्ट्स की बात आती है, जो ऑनलाइन चीजों की बात आती है, ऑनलाइन कंट्रीब्यूट करने की बात आती है, प्रोजेक्ट बनाने की बात आती है, जज करने की बात आती है, ये सब तब आता है जब आप एक नेक्स्ट फेज में पहुंच चुके हैं। यानी मैं मान रहा हूँ आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे लैंग्वेज एक डिसेंट लेवल पर आ गई है। हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्या आपको हिंदी आप कितनी अच्छी सीख गए हो या इंग्लिश मुझे और अच्छी सीखनी है तो उसके लिए मुझे पोयम्स लिखनी चाहिए क्या? देखिए पोयम लिख पाना या एक नॉवल लिख पाना, कुछ और कर पाना, यानी लैंग्वेज को नेक्स्ट लेवल पर इंप्लीमेंट कर पाना, वो एक नेक्स्ट फेज है। जब आप इंग्लिश में थोड़े ठीक हो जाएंगे, जब आप हिंदी को आपको ठीक से आ जाएगी, आप पोयम अच्छी लिखने से ग्रामर अच्छी नहीं सीखेंगे, है ना। ऑब्वियसली जो लर्निंग है वो हमेशा बाद में होती रहती है, बट ये कोई सही तरीका नहीं है ग्रामर सीखने का कि चलो पोयम सीख लेते हैं तो ग्रामर आ जाएगी, है ना। तो जब आप लैंग्वेज ठीक से सीख चुके हैं, पहली बात तो प्रोजेक्ट्स का नंबर उसके बाद आता है। और जब आप प्रोजेक्ट्स पर पहुंच गए कि हाँ यार अब मैंने लैंग्वेज भी सीख ली और मैंने भर भर कर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लिए, कम से कम 100 प्रॉब्लम तो लगा ही लिए, उससे ज्यादा भी प्रॉब्लम में लगा चुका हूँ, है ना। डिपेंडिंग ऑन आप कितनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, 150, 200, 300, 500 प्रॉब्लम में सॉल्व कर चुका हूँ। अब मैं प्रोजेक्ट्स पर आऊंगा, लैंग्वेज अब मैं ठीक से सीख गया हूँ, अब मुझे देखना है इस लैंग्वेज को मैं यूज कैसे कर सकता हूँ, यूटिलाइज करके क्या क्या निकाल सकता हूँ इस लैंग्वेज से। तब आप प्रोजेक्ट्स पर आएंगे, फिर आप प्रोजेक्ट्स भी बनाना है आपको, उसके अलावा फिर और बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, फ्रेमवर्क्स आपको सीखने पड़ेंगे, टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे, ताकि उस लैंग्वेज को आप बेस्ट तरह से इस्तेमाल कर सको। और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो बेसिकली उसके बाद आ रही है। अंडरस्टूड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को नहीं याद मैं कैसे मिस कर गया, कॉम्पिटिटिव कोडिंग और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की तो उस पर बात करना जरूरी है। और आजकल मैंने देखा है जितने बच्चों से बात होती है ना, वो सारे बच्चे जो थोड़ा सा ये सोचते हैं कि हमारा लेवल एक नंबर अप है और यू नो जो इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज है उससे एक लेवल ऊपर जाके अच्छा पैकेज लेने की सोचते हैं, उनको ये एकदम फिक्स रहता है कि हमको काम करना है, सीपी पे काम करना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे काम करना है। इसकी क्या रिलेवेंस है? क्या शुरुआत से ही इस पे काम करना चाहिए या एक स्टेटस के बाद आप यहाँ पर पहुँचते हैं या जॉब लगने के बाद करना चाहिए? थोड़ा सा इसका आरोप बताइए। देखिए ये ना आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन, जब आपने लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दिया है उसके बाद आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो कि यार मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं या जो डीएसए वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं अटेम्प्ट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, है ना। पर उससे डिमोटिवेट नहीं होना है और उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट भी नहीं होना है ना। मुझे ऐसा लगता है ये सब चीजें ऐसी होती हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि दिन में 5 घंटा 6 घंटा में वही कर रहा हूँ। तो आपको इन सब चीजों के लिए टाइम लिमिट कर लेना चाहिए कि यार मैं करता हूँ, और ये सब चीजें अगेन जिम की तरह है कि रोज करना है थोड़ा थोड़ा। तो मैं रोज 1 घंटा निकाल लेता हूँ, रोज आधा घंटा निकाल लेता हूँ कि उसमें मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, या मैं रोज एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जिससे मेरा टच भी बना रहे, मैं लैंग्वेज में बहुत बेटर होता रहूँ। ये बात फैक्ट है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपने कितना एफिशिएंट कोड लिखा, कितना करेक्ट कोड लिखा और कितना जल्दी कोड लिखा, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। नहीं, पहले आप मेरे को एक और बेसिकली बताओ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती क्या है? मेरे नॉर्मल जो स्टूडेंट्स है ना, कुछ को कंफ्यूजन होगा।
प्रोग्रामिंग को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कब कहने लगता है, क्या है कॉम्पिटिटिव? देखिए इसमें भी ना 3 चीजें एक्चुअली। एक हुआ प्रोग्रामिंग कि भाई नॉर्मल चीजें करता हूँ है ना, या प्रोजेक्ट्स वगैरह करता हूँ उसके बेसिस पर। एक होता है डीएसए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि डीएसए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक ही है, वो भी थोड़े अलग अलग है, उनका भी जो मोटिव है वो थोड़ा अलग अलग है। डीएसए थोड़ा अलग है। आप मान लीजिए डीएसए को ही अगर चैलेंजेस फॉर्म में किया जा रहा हो, यानी 4 लोग मिलकर अगर उसको कर रहे हैं, कॉम्पीट करके कर रहे हैं, या ऑनलाइन कॉम्पिटिशन होते हैं कि आज एक प्रॉब्लम ड्रॉप होगी 8 बजे, है ना, और देखेंगे कौन उसको कितनी जल्दी कितनी तेजी के साथ बेसिकली अपनी अपनी लैंग्वेज में करने वाला है, उनका रन टाइम उस कोड का कितना कम होने वाला है। ये इन सब चीजों पर बेसिकली कम्पीट किया जाता है। और उसमें मल्टीपल कॉम्पिटिशन फिर ऐसा होता है कि 1 घंटे का टाइम है, 10 प्रॉब्लम दिए हुए हैं, कौन मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। तो जो इस टाइप के कॉम्पिटिशंस होते हैं ऑनलाइन, उससे आप बोलते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली मैं सेम प्रोग्रामिंग जो मैं नॉर्मल एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहा था, वो मैं कितनी एक्यूरेसी के साथ बेसिकली सॉल्व कर सकता हूँ, कितनी इफेक्टिवली, यानी मेरा जो फाइनल रन टाइम है, मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी अच्छी हो सकती है, और साथ साथ मैं पूरा काम कितनी स्पीड के साथ इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर आप ये करके एक कंपीटिंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कहाँ होते हैं ये, कौन से प्लेटफॉर्म है? बहुत सारे इसके प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोग बेसिकली यूज करते हैं। कोड फोर्सेस है, और भी बहुत सारे हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं। पर अगेन यहाँ पर प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी अभी वैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको अगर एज अ शौक इसको करना है ना, एज अ हॉबी आप अगर इसको कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, एडवांटेजेस इसके होते हैं। बट जो डीएसए वाली टाइप की प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा आप ये मानिए, पॉइंट पे आता हूँ ना, मेरे को अगर फैंग कंपनीज में, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में जाना है, तो मैं रोज डीएससी की प्रॉब्लम उठा के उनको फोड़ूं, या मैं रोज 2 से 3 घंटा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में दूं? पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको डीएससी की प्रॉब्लम्स करनी चाहिए, कम से कम 200, 300, 500 प्रॉब्लम्स। जब आप वो कर चुके हैं तो अब आप इस लेवल पर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि डीएससी की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको उसमें मजा आने लगा है, आप उसको दिखाना चाह रहे हैं कि भाई देखो मेरी कितनी अच्छी स्किल है ना। गिटार आप रूम में बजाते हैं या स्टेज पर जाकर बजाते हैं, तो ये मान लीजिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है तो सेम ही चीज, बस आप स्टेज पर जाकर करने वाले हो। तो उसके बाद आप जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाले प्लेटफॉर्म है उन पर ध्यान दे सकते हैं। बट इनिशियली मुझे लगता है बच्चे जब जो बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से स्पीड पर ध्यान देते हैं और एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं देते हैं ना, उनकी ना स्पीड बन पाती है ना एक्यूरेसी। तो आपको इनिशियली जब आप डीएसए वगैरह की प्रॉब्लम देखते हैं तो आपको टाइम पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है। ऑब्वियसली आप 4 घंटा नहीं ले सकते, बट आपको टाइम पर 1-1 सेकंड पर लड़ना नहीं होता। आपको मेन ये देखना होता है कि आपका कोड रीडेबल है या नहीं, आपका कोड आप ठीक से लिख पा रहे हैं या नहीं। और जब वो हो जाता है उसके बाद आप ये सोचते हैं कि अब मैं इसमें टाइम कैसे कम कर सकता हूँ, तो आपको डीएसए पहले करना चाहिए। ठीक है। प्रोग्रामिंग में ये भी चीज आती है, फ्रेमवर्क हैं, लाइब्रेरीज हैं, कि एक लेवल पे स्टेज पे जाके होता है कि अब इनको भी इनके ऊपर काम करना शुरू करें। वो क्या चीज है? जैसे ही आपने लैंग्वेज कंप्लीट की और आपको ऐसा लग रहा है आप थोड़ी डिसेंट प्रैक्टिस कर चुके हो, 100-125 कर चुके हो प्रॉब्लम्स, उसके बाद आपको कोई ना कोई, जैसे रिएक्ट हो गया, सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है, वैसे तो लाइब्रेरी है बट फ्रेमवर्क टाइप की चीज है, तो ये सब चीजें आपको सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे इंटरेस्ट बना रहता है, बोरिंग नहीं होता प्रोग्रामिंग। आप नए नए प्रोजेक्ट्स बेसिकली बना पाते हैं जब आप थोड़े थोड़े फ्रेमवर्क टूल्स वगैरह सीख लेते हैं, चीजें अपनी शोकेस कर पाते हैं, आपके रिज्यूमे के लिए आपके पास प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज वगैरह सीखने का सही टाइम है कि जैसी लैंग्वेज आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिसेंट भी हो गए, परफेक्ट नहीं डिसेंट भी हो गए, तो आप इनको सीखना स्टार्ट कर दें। और जैसे हम ये बात कर रहे हैं ना, ये रिएक्ट है, एंगुलर है, नोड है, जेंगो है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम। हाँ, हम इन सब फ्रेमवर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मरने का अच्छा पूरा फुल स्टैक है, अगर आपको सीखना है, मैंने बेसिक लैंग्वेज मान लीजिए जावास्क्रिप्ट सीख ली है, अब मुझे मॉन स्टैक सीखना है, तो फ्रंट एंड के लिए आप रिएक्ट सीखेंगे, बैक एंड के लिए आप नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस सीखेंगे, डेटाबेस लेयर के लिए आप मोंगो सीखेंगे, कंप्लीट एंड टू एंड आप एप्लीकेशंस उसके बेसिस पर बना पाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज है, इससे आप अच्छे प्रोजेक्ट बना पाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होती है। आप ही मान लीजिए ये भी एक तरह से लैंग्वेज का इंप्लीमेंटेशन ही है कि मैं लैंग्वेज को यूज कर पा रहा हूँ, जो मैंने सीखा उसको यूज कर पा रहा हूँ। तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बट लैंग्वेज के बाद। और एक आखिरी बात, और इसी में जो फ्रंट एंड बैक एंड का जो कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को कि जावा है या नोड.जेएस है, यहाँ पे करें या जो फ्रंट एंड है जावास्क्रिप्ट, इस पे ज्यादा काम करें। देखिए दोनों ही चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई और लैंग्वेज चूज की है जो आप सीख रहे हैं और उसको आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, तो फ्रंट एंड आप सीख ही नहीं सकते। फ्रंट एंड में एक ही लैंग्वेज चलती है जो कि है जावास्क्रिप्ट। इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट के अलावा आप किसी भी लैंग्वेज में नहीं कर सकते। अच्छा, फ्रंट एंड के लिए ओनली एंड ओनली लैंग्वेज जो चलता है वो जावास्क्रिप्ट है। फिर ये चाहे इसके जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, चाहे वो रिएक्ट है, चाहे वो एंगुलर की जो हम बात कर रहे हैं एंगुलर है, आजकल नेक्स्ट.जेएस करके प्लेटफॉर्म चलता है, वो हालांकि रिएक्ट के साथ ही चलता है, नेक्स्ट.जेएस है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, Vue.js करके एक चलता है ना, मैं भी नाम में आजकल इतने नाम में कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट सबके लिए ओनली एंड ओनली लैंग्वेज जो रिक्वायर्ड है वो जावास्क्रिप्ट है।
तो अगर आपको फ्रंट एंड करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखना ही पड़ेगा। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखा है तो आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों कर सकते हो। बट अगर आप पाइथन चूज कर रहे हो, जावा चूज कर रहे हो, कुछ और चूज कर रहे हो, तो आपके पास बैक एंड छोड़ के कोई ऑप्शन बचता नहीं है। फिर आपको बैक एंड वाले जो फ्रेमवर्क्स हैं, जावा है तो आपको स्प्रिंग बूट करना पड़ेगा, पाइथन है तो आपको जेंगो करना पड़ेगा, या और बहुत सारी पाइथन में आजकल लोग इंप्लीमेंट करने के लिए AI या ML टाइप के प्रोजेक्ट्स उठा लेते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड करते ही नहीं है, तो फिर आप उस टाइप के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। करेक्ट, अंडरस्टूड। ओके सर, सो नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ आइडिया। जैसे बोलते हैं ना कि हम पढ़ाई में बोलते हैं कि कॉलेज के अंदर हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स पे, एल्गोरिथम्स पे, और कहीं ना कहीं बोलते हैं कि यार इंडस्ट्री का और जो कॉलेज में पढ़ा रहा है एकेडमिक्स का ना, देयर इज अ वेरी वाइड गैप। तो क्या ये बात सच है, गलत है? एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर्स पे कितनी कमांड होनी चाहिए बिफोर मैं सीरियसली प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूं? सर उल्टा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर पहले नहीं करना है, पहले आपको बेसिक प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देना है। पर यहाँ पर इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर पर थ्योरेटिकल पॉइंट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे, तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो एक पॉइंट के बाद जाकर अटक जाने वाली है, इन टर्म्स ऑफ कि आप कितने अच्छे प्रोग्रामर हो। तो अगर आपको, मतलब ये मान लीजिए हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ये अपनी कोई बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम्स है उनके अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढने हैं हमको, जो हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बेसिकली एक्सप्रेस करने वाले हैं, ताकि कंप्यूटर हमारी वो प्रॉब्लम उस तरह से सॉल्व कर सके। अगर मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी डेटा स्ट्रक्चर की और एल्गोरिथम्स की, तो मैं बहुत अच्छे बहुत एफिशिएंट बहुत छोटे सॉल्यूशंस ढूंढ पाऊंगा। एक तरह से मान लीजिए हमारी सोचने की क्षमता को इंक्रीज करेगा, सोचना इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग में कैसे सोचना है, सॉल्यूशंस की टर्म्स में कैसे सोचना है। तो अगर मैं ज्यादा अच्छे डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज कर पाऊंगा अपनी प्रोग्रामिंग में, या मैं ज्यादा अच्छे एल्गोरिथम्स को यूज कर पाऊंगा, जो एल्गोरिथम्स बहुत सारे साइंटिस्ट ने सालों साल लगाकर रिसर्च की है, फाइंड आउट की है, तो उसके बाद बताया है इसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जब आप एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं आपको लगता है कि अरे यार कितना अच्छा सोल्यूशन इसने निकाल दिया। एल्गोरिथम क्या है? एक सोल्यूशन है एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम का, एक अप्रोच है कि इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम, वही एल्गोरिथम। तो वो जितनी ज्यादा हमको आती होंगी, और ज्यादा में क्वांटिटी नहीं है, एक स्पेसिफिक लिमिट है, उसके बाद आप बहुत स्पेसिफिक अगर प्रॉब्लम्स की एल्गोरिथम्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो डेली बेसिस में आपको काम नहीं आने वाली है। कभी अगर उस तरह की आपको प्रॉब्लम पड़ती है तो आप उसको सॉल्व करने के लिए तभी एल्गोरिथम लुकअप करके तभी उसको सॉल्व कर सकते हो। हालांकि सर्टेन नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स है, मैं बोलूंगा 20, 25, 30 एल्गोरिथम्स ऐसी हैं जो हमको पता होना चाहिए। 10-12 हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो हमको पता होना चाहिए। अगर हमको ये एक बार मोटा मोटा पता चल गए तो हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। आप पैटर्न मैचिंग करने लगते हैं, प्रॉब्लम देखकर आपको लगता है अच्छा हाँ ये उस टाइप की प्रॉब्लम है, उस वाली एल्गोरिथम से सॉल्व हो सकती है। तो आपकी प्रोग्रामिंग इन जनरल बहुत अच्छी हो जाएगी। बट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को आप ब्लॉकर मानकर मत चलें कि जब तक मेरा डीएसए अच्छा नहीं है तब तक मैं प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकता है, अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन सकता। वही मैं बोल रहा था, बिकॉज कई बार ऐसा होता है और फिर वो कहानी इतनी, एक तरह मैं बोलता हूँ फंक्शन कॉल हो गया कि प्रोग्रामिंग करनी शुरू करी, इससे पहले डीएसए आना चाहिए, फिर एल्गोरिथम आना चाहिए, अच्छा उसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर बाद में जब सब कुछ पढ़ लेते तो लगता है इसका प्रोग्रामिंग से क्या लेना देना है, वो सारी चीजें। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा समय के साथ आपको इम्प्रूवमेंट करना है, बट ऐसा नहीं है कि जब तक ये नहीं होगा मैं काम करना शुरू ही नहीं कर सकता। ये सारी बच्चों की प्रॉब्लम, ये सिर्फ आप जो बोल रहे हैं मैं थोड़ा सा हटके बोलता हूँ, सिर्फ डीएसए और प्लेसमेंट्स के से रिलेटेड नहीं है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इन जनरल है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। एक ना एक कारण जो है वो मिल जाता है कि जिसकी वजह से मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, पहले जब ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करूंगा। वो चाहे पहले ये डिसीजन हो जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है, फिर चाहे ये डिसीजन हो कि सर मोटिवेशन बीच में लूज हो जाता है, 5 दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया, फिर ये कि अब यार पहले डीएस से पढ़ेंगे तब थोड़ा अच्छा लगेगा, पहले कोई फ्रेमवर्क पढ़ लेता हूँ तब मैं शायद थोड़ा बेटर सीख पाऊंगा, सिर्फ थ्योरी बैठ कर देख ली इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो भाई जब तक आपने अपने हाथ से 100, 150, 200 प्रॉब्लम्स किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में सॉल्व नहीं की हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस लैंग्वेज को सीख गया हूँ। सिर्फ सुनकर नहीं सीखी जाती लैंग्वेज, सिर्फ देखकर पढ़कर नहीं सीखी जाती। जब तक आप उसमें अपने आप थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक वो लैंग्वेज आपको नहीं आती है। तो डीएसए के साथ भी ट्रू है, जब तक ऐसा नहीं है कि जब तक डीएसए मुझे नहीं आता मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। आप स्टार्ट करिए, एक अच्छे लेवल की डिसेंट लेवल की आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं बिना बहुत ज्यादा डीएसए और प्लेसमेंट में घुसे हुए। आप जब नॉर्मल प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं वहां भी हम आपको एरे पढ़ाने वाले हैं, वहां भी हम आपको स्ट्रक्चर पढ़ाने वाले हैं, तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आप वहां पर भी सीख जाएंगे। ये सब चीजें कोई क्लियर लाइन ड्रॉन नहीं है कि कहाँ पर नॉर्मल प्रोग्रामिंग खत्म होती है और कहाँ पर डीएसए स्टार्ट होता है। करेक्ट। तो अपने आप आपको ग्रेजुअली पता भी नहीं चलेगा, आप डीएसए में धीरे धीरे घुस जाएंगे। स्पेसिफिकली अलग से आपको डीएसए की तैयारी, प्रिपरेशन ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग आपका लेवल अप होगा, आप इवेंचुअली जाकर उसके बाद डीएसए यही पढ़ रहे होंगे।
तो बेसिक आइडिया सब समझ आने लगा है, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, डीएसए को भी धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली चाहिए तो जॉब। और चाहे मैं कॉलेज में हूँ, फ्रेशर हूँ या मैं एक्सपीरियंस हूँ, अल्टीमेटली 1-2 राउंड के बाद इट्स वेरी इंटेंस कि इंटरव्यू में भी 50-50% या शायद उससे भी कम सिलेक्शन चांस होता है। तो उसकी प्रिपरेशन क्या मेरे को लास्ट तक बचा के रखनी चाहिए, या शुरुआत से ही इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन पे काम करना चाहिए? सर इसमें ऐसा है कि बहुत ज्यादा ना कुछ अलग नहीं है। जैसे बहुत जगह पर ऐसा होता है ना कि जो पढ़ा वो अलग है, जो बाद में पूछा जाएगा वो अलग है। प्रोग्रामिंग, कोर प्रोग्रामिंग की अगर हम टर्म्स से बात कर रहे हैं तो ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। तो इनिशियली अगर आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज सीखने पर भी ध्यान देते हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज अगर आप सीखने में ध्यान दे रहे हैं, तो एक तरह से आप ये मानिए आप इंटरव्यू की ही तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इंटरव्यू में भी वो आपसे अलग अलग प्रोग्राम ही लिखवा कर देखने वाला है मोस्ट ऑफ द केसेस में, चाहे छोटे लिखवाए चाहे मुश्किल लिखवाए, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की कंपनी आप टारगेट करने वाले हैं, होने वाली वहां पर प्रोग्रामिंग ही है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, अभी से आप ये वरी करना स्टार्ट कर दें कि इंटरव्यू में एग्जैक्टली कौन से प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा जल्दी है। हालांकि अगर आप ऑलरेडी थर्ड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, ऑलरेडी पास आउट हो गए हैं, तब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं और प्राइमरी मोटिव भी यही है कि जल्दी से सीख के मेरे को इंटरव्यूज देने हैं, तो शायद साथ साथ थोड़ा सा सोचना ठीक है। बट उसके बाद भी कम से कम लैंग्वेज के जो बेसिक्स हैं, एरे मैं बोलूंगा टॉपिक तक, एरे लूपिंग वगैरह, ये सब आपको बेसिक जब तक नहीं आया तब तक इंटरव्यू के बारे में बहुत ज्यादा सोचकर कुछ होने नहीं वाला है ना। ये बात है कि बैट अभी पकड़ना स्टार्ट किया है, सोच रहे हैं कि शोएब अख्तर कैसे बॉलिंग करता है, जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलूंगा तो कैसे खेलना पड़ेगा, या मैन ऑफ द मैच स्पीच कैसे याद करें। हाँ, तो अभी उस सब के बारे में ना वरी करें। पहले कम से कम आपको बेसिक सीखना है, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। उसके बाद आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत लेट भी नहीं करना है। जैसा मैं बोल रहा था, बेसिक अगर आपको एक बार प्रोग्रामिंग समझ आ गई तो फिर आप इंटरव्यू के क्वेश्चन देखना, अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा पता भी चलता है कि यार मेरा लेवल ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, या मैं शायद अभी मेरा वो लेवल नहीं पहुंचा है कि मैं बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे और भी बहुत सारी चीजें भी सीखनी है, बहुत सारी भी प्रैक्टिस मुझे और करनी है ना। तो वही, अगर आपके पास अभी काफी टाइम है तो अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं, अदरवाइज आप साथ साथ थोड़ा सा पैरेलली इनिशियली मान लीजिए 15-1 घंटे का जब आपने कंटेंट पढ़ लिया है, 15-20 घंटे का, उसके बाद आप साथ साथ इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं। टोटली अंडरस्टूड। अच्छा, इंटरव्यू के साथ ही अगर मैं बात करूं तो होता ही है कि प्रोग्रामिंग ही है। अगर कोई आदमी 2 साल से 5 साल से 10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसके कुछ अलग टॉपिक्स हैं जिस पे उसकी प्रोफिशिएंसी है, वो जिस पे काम कर रहा है। थियोरेटिकली जब हम पढ़ते हैं तो अलग तरह से पढ़ते हैं। तो क्या कुछ ऐसे एरियाज हैं, बिकॉज कोई भी आप बुक उठा तो ना, ये तो फैक्ट है, इवन लेट मी से कोरमैन है, एल्गोरिथम की स्टैंडर्ड बुक है, बट हार्डली 1400 में से 200-250 ही पेज हैं जो लिटरली एक्चुअल काम के हैं। अब वो हम बुक देख के डर जा रहे होते हैं। तो क्या प्रोग्रामिंग में भी जब हम पूरा सिलेबस कंटेंट देखते हैं उसमें से कुछ टॉपिक्स, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो दे लाइक मिनिमम है कि ये भी अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो इट्स गुड फॉर प्लेसमेंट्स? देखिए, इसमें मैं यही बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स की वजह से ना होपलेस हो जाते हैं और इजी टॉपिक भी ठीक से तैयार नहीं करते। वही आप कहीं भी जाएंगे, सर डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ना पड़ेगा क्या, सर डीपी तक भी पढ़ना है क्या, सर ग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा क्या, सर ट्राई जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, ट्राई अप्रोच वाली चीजें भी करनी पड़ेंगी क्या, अलग अलग एल्गोरिथम्स निकाल कर ला रहे हैं, सर ये करना पड़ेगा क्या, वो करना पड़ेगा क्या। देखो, करना तो सब पड़ेगा, पर पॉइंट ये है, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करोगे ना, आप नीचे से स्टार्ट करोगे, पक्का करते हुए ऊपर चलोगे, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे करना पड़ रहा है। हाँ। तो आपको अगर मान लीजिए नहीं सर मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मेरा फिर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो थोड़ा सा ही सीखना है, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आप कम टॉपिक्स पढ़ो पर उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, बाकियों को मतलब इजी लेवल पर पढ़ लो, है ना। अच्छे से पढ़ने का ये मतलब नहीं कि मैं बोल रहा हूँ एरे के सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप लगाओ, पर थोड़े ज्यादा प्रॉब्लम लगा लो। पहले ऐसा कर लो कि यार एरे की प्रॉब्लम कोई पूछ रहा है तो वो तो आप निकाल पाओ। होता ये है कि डिस्प्रपोर्शनेटली टाइम बच्चे बहुत ज्यादा डायनेमिक प्रोग्रामिंग पर, बाकी टॉपिक्स पर जो थोड़े से कन्वेंशनली टफ टॉपिक समझे जाते हैं, उन पर इतना टाइम लगा देते हैं कि इंटरव्यू में जाकर जब वो एरे का प्रॉब्लम पूछता है ना, फिर वो ही नहीं हो पाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मैं इंटरव्यू में अगर जाऊंगा तो मेरे से एरे का पूछेगा, मेरे से 2 स्टेप वाला पूछेगा, बहुत सारे जो बेसिक एल्गोरिथम्स वाले अगर वो मुझसे पूछ रहा है, लिंक लिस्ट का कोई भी पूछेगा, स्टैक का पूछेगा, क्यू का पूछेगा, वो तो बचने ही नहीं वाला, है ना। वो तो मैं बहुत स्पीड से कर दूंगा। उसका डीपी का पूछेगा तो उसकी भी कुछ इजी प्रॉब्लम्स में लगा कर जाऊंगा, तो वो भी मैं थोड़ा थोड़ा तैयार कर लूंगा अगर वहां तक आप पहुंचे तो। अदरवाइज पहले कम से कम बेसिक टॉपिक्स की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टफ प्रॉब्लम्स करनी है, तो हमेशा बोलता हूँ सिर्फ इजी प्रॉब्लम ही तैयार करनी है, पर उन इजी प्रॉब्लम की इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप इंटरव्यू में जाकर घबराए नहीं। बहुत बच्चों को ये बात क्लैरिटी नहीं होती कि जो प्रॉब्लम मैं यहाँ कर पा रहा हूँ सर ये तो मुझे आती है। भाई इंटरव्यू में जाकर नहीं कर पाओगे प्रेशर सिचुएशन में,
वहाँ प्रेशर होता है, आपको हल्का सा इंटरव्यूअर क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता है, आपको याद आने लगता है यार यहाँ भी नहीं हुआ तो क्या होगा, झोला उठाकर घर जाना पड़ेगा, मेरी जॉब का अब क्या होगा। तो जैसे हम देखते हैं ना प्रेशर सिचुएशन, आप जब किसी बॉलर को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे होते हैं तो देखते हैं बॉलर सिक्का रखता है, उसके ऊपर बॉल फेंकता है, सिक्के पे बॉल बेसिकली टप्पा खाकर जाती है, पिच होकर जाती है। मैंने देखा है सिक्का लोग स्टंप के ऊपर साइड में आधा सिक्का रख देते हैं, उसके बाद बॉल करते हैं, स्टंप पे से वो सिक्का गिरा रहे होते हैं। करेक्ट। जब मैच में बॉल करने की बारी आती है, सुपर ओवर आता है, बोलता है स्टंप पे मार दे, वो स्टंप पे भी नहीं लगती बॉल। क्यों? प्रेशर है बहुत ज्यादा। आपके साथ भी इंटरव्यू में यही होता है, जो चीजें आप यहाँ कर पा रहे हैं वो इंटरव्यू में नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसीलिए मैं C++ को भी मना करता हूँ। वापस आ जाता हूँ अपने पुराने रैंट पर कि भाई आपको ऐसा लग रहा है मेरे को C++ का सिंटेक्स बहुत अच्छा आता है, मैं यहाँ कर लूंगा, इंटरव्यू में जाकर गड़बड़ होगी, नहीं ढूंढ पाओगे। वहां आपकी एफिशिएंसी, आपकी एबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है ऑलरेडी। तो इजी टॉपिक्स पहले इतने प्रैक्टिस कर लो कि वो बच ना पाए, उसके बाद बाकी टॉपिक्स भी आपको थोड़ा थोड़ा कम से कम बेसिक अगर पढ़ने का टाइम है तो पढ़ लीजिए, उससे आपका काम बन जाता है मोस्टली। इंटरव्यू में अगर आपसे 2 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम पूछे गए और आपने पहले जो इजियर वाले प्रॉब्लम्स पूछे गए थे वो सॉल्व कर दिए तो इंटरव्यूअर के लिए बड़ा टफ हो जाता है आपको रिजेक्ट करना। हाँ, क्योंकि एटलीस्ट एक बेसिक लेवल पे आप पहुंच गए। हाँ, अब आप कह रहे हो सर एरे की उसने प्रॉब्लम पूछी कि सर एरे तो अभी मैं भूल गया हूँ, या अभी इंटरव्यू में मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा सर, डीपी में अभी रिवाइज करके आया हूँ, पिछले 5 दिन से डीपी पढ़ रहा था, डीपी पूछ लो, है ना। तो ऐसे होता नहीं है जनरली। वहां पर भी वो पहली प्रॉब्लम सबसे बेसिक थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसको कुछ आता भी है या नहीं। उल्टा इंटरव्यू के लिए फिर रिजेक्ट करना भी आसान हो जाता है यार। हाँ, कुछ भी आता है, जब तेरे को एरे ही नहीं आ रहा है तो क्या बात करूं। बिल्कुल सही बात। अंडरस्टूड। तो हालांकि दिस इज काइंड ऑफ रिपीटेड, बट क्योंकि अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ऑल की, तो जो लैंग्वेज के थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू एंड प्लेसमेंट्स, किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखिए बहुत सारे इंटरव्यूज में पहले होते हैं राउंड इनिशियल, और इनिशियल राउंड में वो आपको बैठ के देखता नहीं, वो बोलता है ये प्रॉब्लम है सिस्टम पर सॉल्व कर दो, या ये प्रॉब्लम है पेपर पर सॉल्व करके लाओ। करेक्ट। तो वहां पर अभी नॉलेज बताने का, नॉलेज एक्सपोज करने का, नॉलेज बेसिकली दिखाने का आपको मौका मिलेगा ही नहीं जब तक आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पर मेन ध्यान देना। उसके अलावा लैंग्वेज के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे मेरे से बच्चे बोलते हैं सर जावा फेवरेट लैंग्वेज है, 3 साल से पढ़ रहा हूँ। मैं बोलता हूँ अच्छा बस ऊप्स कॉन्सेप्ट के नाम बता दो। ठीक। और वो 4-5 नाम बच्चा ठीक से नहीं बता पाता, या अगर नाम बता देता है तो उनको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये मैंने भी देखा। उसका तो ऐसा लगता है कि भाई अब तू कुछ भी बता। हाँ, जब तेरे को बेसिक ही नहीं आता है, मतलब ये ऐसा है कि बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है कि 4% बच्चा है, 5% बच्चा है जो नहीं कर पा रहा है, बहुत बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो मतलब थ्योरी में बहुत ज्यादा ना घुसे, बहुत डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक चीजें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। उसके अलावा मेन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। अब जैसे टॉपिक भी हमको समझ आ गए कि फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट है, एरे है, लेट मी बी। अब एरे के अंदर भी होता ही है ना, जैसे मैं जो बच्चों को गेट के लिए गाइड कर रहा होता हूँ, जब भी मैं देखता हूँ टॉपिक आसान या मुश्किल नहीं होता, क्वेश्चन से आसान या मुश्किल होता है। एग्जामिनर अपने पे आता है तो सीपीयू शेड्यूलिंग से ऐसा क्वेश्चन बनाता है जो बच्चे क्या कभी यार हमें ही समझ नहीं आ रहा होता कि क्या पूछना क्या चाह रहा है। तो बच्चा क्या करता है, अब सर करूंगा ना तो एक टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट करूंगा, अब इसमें कोई इफ एंड बट होना नहीं है, वो वाला सिचुएशन। तो क्या इटरेशन बाय इटरेशन जैसे बोलते प्रिपेयर करना चाहिए कि पहले एक बार हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के आपने कुछ बेसिक या इजी लेवल के क्वेश्चन लिटरली से सॉल्व कर लिए, देन मॉडरेट, देन डिफिकल्ट, या नहीं एक सब्जेक्ट एक टॉपिक खत्म करना है तो उसको एकदम ही खत्म कर डालना है? ये बिल्कुल आपने सही बात बोली। पहले आपको आइटरेशन करना चाहिए कि पहले सिर्फ इजी प्रॉब्लम, सिर्फ पॉपुलर प्रॉब्लम्स में सॉल्व करूंगा। जैसे मेरा जनरली प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म रहता है लीड कोड। अगर आप थोड़ा सा डीएसए वाली प्रॉब्लम्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो मान लीजिए लीड कोड पर लगानी है, और किसी प्लेटफॉर्म में भी कोई गड़बड़ नहीं है, आपको कोई और प्लेटफॉर्म पसंद है आप उस पर भी लगा सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है लीड कोड काफी ज्यादा पॉपुलर है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे काम उसने अच्छे किए हुए हैं, ठीक से चल जाता है। तो मान लीजिए लीड कोड पर हमने प्रॉब्लम लगाना शुरू कर दी। बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक वाइज प्रॉब्लम करते हैं हमेशा, कि अभी मैं एरे की प्रॉब्लम कर लेता हूँ, फिर मैं इंग्लिश की प्रॉब्लम कर लेता हूँ, फिर फिल्टर होते हैं ऊपर, तो एरे की प्रॉब्लम सॉर्ट कर ली। पहली बात तो मैं हमेशा इसके खिलाफ रहता हूँ कि आप टॉपिक वाइज प्रॉब्लम ना सॉल्व करें, ना करें। हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आपको पहले ही पता है कि ये किस एल्गोरिथम से, आपने एल्गोरिथम का फिल्टर लगा लिया, आपने टॉपिक का फिल्टर लगा लिया। बहुत प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं आपको देख के समझ नहीं आएगा कि भाई ये स्टैक की प्रॉब्लम है, अच्छे सारे फिल्टर्स होते हैं, हाँ, या ये एरे की प्रॉब्लम, बट आपने क्योंकि स्टैक का फिल्टर लगाया हुआ है तो आपको तो मन में पता ही है कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई, अब तो स्टैक ही इसके ऊपर फेंक कर मारना है, कुछ ना कुछ करूंगा, स्टैक चिपका ही दूंगा, है ना। तो एक तो उसमें एक ही स्किल आपकी खत्म हो जाती है कि मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि इस प्रॉब्लम में, जो कि रियल लाइफ स्किल है, कि इसमें क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए, इसमें कौन सा एल्गोरिथम यूज करना चाहिए, यही तो आधी स्किल थी जो वो चेक करना चाह रहा था। वो आपने क्या किया, वो आपने पहले ही फिल्टर लगा लिया कि अभी तो बस मैं यही वाली करने वाला हूँ।
अगर मान लीजिए मैं बैटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, बॉलर को बोलूँ भाई अपने आप नहीं फेंक सकता, मुझे पहले बताना पड़ेगा, अभी बस अब यॉर्कर मार रहा है तो सिर्फ यॉर्कर ही मारना है ना, तो फिर तो फास्ट बॉलिंग का कोई मतलब ही नहीं है, हर प्लेयर उसको अच्छे से खेल सकता है। तो पहली बात तो टॉपिक का फिल्टर ना लगाएं, जनरली सिर्फ पॉपुलैरिटी लगाएं, भाई जो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रॉब्लम है वो मुझे दे दे, मैं खुद से फिगर आउट करूंगा किस टॉपिक की है। दूसरी बात, डिफिकल्टी का फिल्टर लगाना है, सिर्फ इजी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी है, मीडियम और हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं। हार्ड तो प्रॉब्लम से बोलता हूँ, जो डिफिकल्ट लेवल होता है, हार्ड लेवल होता है, वो तो आपके आप ये मान लीजिए आपके मजे के लिए है, हॉबी के लिए है। अच्छा, वो इंटरव्यू के लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, और 90% इंटरव्यूज इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न के जो इंटरव्यूज हैं, आप सिर्फ इजी लीड कोड की इजी प्रॉब्लम सॉल्व करके, भर भर के इजी प्रॉब्लम सॉल्व करके कर सकते पूछने वाला था कि वहां तो फिर डिफिकल्ट पूछता होगा। नहीं, देखिए वहां पर भी इंटरव्यू की क्लैरिटी होती है कि भाई इंटरव्यू में बच्चा बहुत घबराया हुआ है, मेरे पास मुश्किल से 40 मिनट हैं इससे ये इंटरव्यू कराने के लिए। तो जनरली ऐसा होता है कि यार एक इजी पूछ लो, या दो इजी प्रॉब्लम पूछ लो, या एक इजी एक मीडियम पूछ लो। हार्ड तो आपने पूछ ली तो पता है बच्चा उसको सॉल्व कर ही नहीं पाएगा उतने टाइम में। अब मान लो आप आए, मैंने आपसे हार्ड प्रॉब्लम पूछ ली, 90% बच्चा 99% बच्चा उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो एज अ कंपनी मेरा भी नुकसान हुआ ना, जो अच्छा काम कर सकता था मैंने उसको भी निकाल दिया। करेक्ट। मैं अगर आपको इतना डिफिकल्ट टास्क दे दूं कि सभी उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको एक स्पेक्ट्रम पे जज नहीं कर पाऊंगा एज एन इंटरव्यूअर कि आप किसी और से अच्छे हो क्या, क्योंकि डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं कर पाया। जैसे एग्जाम में हम देखते थे कई बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, तो वो तो ना टॉपर सॉल्व कर पाया ना फेलियर सॉल्व कर पाया, तो उससे आपने क्या जज किया, कुछ भी जज नहीं किया। ठीक बात। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, अगर मैं डिफिकल्ट प्रॉब्लम पूछता हूँ तो मुझे पता ही है कि मोस्टली आदमी सॉल्व उसको नहीं कर पाने वाला है, तो उसका कोई मतलब नहीं पूछने का एज एन इंटरव्यूअर। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं पूछेगा, कोई एक आध इंटरव्यूअर होगा जो अपनी गुफा में बैठा हुआ है, उसको किसी बात से कोई मतलब नहीं, वो पूछेगा। पर देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ इंटरव्यू थोड़ा सा ना किस्मत का स्किल है, है ना, किस्मत वाली पॉइंट है। तो आपको इंटरव्यू देते जाना है। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स आपसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं पूछने वाले, आपसे या तो इजी पूछी जाएंगी या मीडियम पूछी जाएंगी। तो उसमें इजी प्रॉब्लम को अगेन इतना पक्का कर लो, मोस्टली इंटरव्यूज में ऐसा होता है कि चलो एक इजी पूछ लेते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट पूछ लेते हैं, यानी मीडियम लेवल की पूछ लेते हैं। तो इजी प्रॉब्लम आप पहले 10 मिनट में निपटा दो। इजी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है उनकी मैथ की तरह, यार इजी प्रॉब्लम तो आती है, मैं तुरंत डिस्कशन करता हूँ, तुरंत एल्गोरिथम बताता हूँ, तुरंत ये बताता हूँ कि सर ये इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, जल्दी से कोड लिख देता हूँ बिना गलती के, ताकि आपके पास थोड़ा सा समय हो टैकल करने के लिए। बाद के जो 25 मिनट आपके इंटरव्यू के बचे हुए हैं, आपको दूसरी प्रॉब्लम में थोड़ा सा टाइम मिल जाए, इंटरव्यूअर देख पाए कि आपसे दूसरी प्रॉब्लम इजी पूछनी है, मीडियम पूछनी है, क्या पूछना है। तो पहले सिर्फ इजी प्रॉब्लम करिए, जब तक आप कम से कम 100 या प्रेफरेबली 200 प्रॉब्लम्स कम से कम आप लीड कोड पर इजी वाली नहीं कर चुके, तब तक मीडियम प्रॉब्लम को छूना ही नहीं है। पक्की बात है। हाँ, उसके बाद मीडियम प्रॉब्लम को छूना है, और उसमें भी अगेन फिल्टर नहीं लगाना है टॉपिक का। टॉप प्रॉब्लम आए, अपने आप सोचिए किस टॉपिक से सॉल्व करनी है। एक प्रॉब्लम 4 एल्गोरिथम से भी सॉल्व होती है, अलग अलग अप्रोचेस से सॉल्व होती है, तो अप्रोच अपने आप जज करें, उसके बाद उसको सॉल्व करें। ये वही मॉक टेस्ट की तरह है कि जब आप 3 घंटे का मॉक टेस्ट देते हो तो आपको नहीं पता होता कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, और वो ही एनवायरनमेंट एक्चुअली एग्जाम में भी मिल रहा होता है। बिल्कुल, तो उससे ठीक बात है। एक आप मैं ऐसा बोलता हूँ एजिलिटी आती है आपकी प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं है बस कहना आपका कि सोच के बैठे आज तो ग्राफ ही पढ़ रहा हूँ तो ग्राफ पे ही लगे हुए हैं। हाँ, करेक्ट। तो इसी में एक लेवल और ऊपर चला जाता हूँ, हालांकि आपने आई थिंक पहले से काफी क्लैरिटी दे दी। डिफिकल्ट से भी ऊपर कई बार बच्चे सोचते हैं सिस्टम डिजाइन, इस तरह की डिस्कशन या इस तरह की प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए बीटेक स्टूडेंट को। देखिए सिस्टम डिजाइन, पहली बात तो मोस्टली जगह जो ये राउंड होता है सिस्टम डिजाइन का, वो सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए हो रहा होता है, फ्रेशर्स के लिए सिस्टम डिजाइन का राउंड नहीं होता है। करेक्ट। और अगर होता भी है तो सिस्टम डिजाइन राउंड की मैं हमेशा से बोलता हूँ प्रिपरेशन सबसे आसान होती है। लोगों को लगता है डिजाइन राउंड सबसे आसान होती है। हाँ, क्योंकि देखिए आइडियली डिजाइन राउंड में वो उनको जज क्या करना है कि आपने कोई सिस्टम डिजाइन किया है या नहीं। फैक्ट बात ये है कि जो अमेज़न में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, डिजाइन तो उसने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि प्रोजेक्ट्स लंबे लंबे समय से चल रहे हैं। यार मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहा था, छोटे छोटे फीचर डिजाइन करने का मौका नहीं मिलता है बड़े बड़े इंजीनियर्स को, इतने लंबे लंबे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब आपसे बोल रहा है वो वहां बैठकर प्रॉब्लम्स किस टाइप की होती हैं, फेसबुक डिजाइन कर दो 40 मिनट में। भाई फेसबुक थोड़ी 40 मिनट में डिजाइन होता है? इतने हजारों इंजीनियर 20 साल से फेसबुक बना रहे हो, पागल है क्या अगर तुम 40 मिनट बना सकते हो? तो पॉइंट इसमें ये होता है कि बहुत ही स्टैंडर्ड सेट ऑफ आंसर्स हैं। ज़ुकरबर्ग पार्टनरशिप दे देगा फेसबुक में कि आप तो के लिए बना दिया। बहुत स्टैंडर्ड सेट ऑफ आंसर्स हैं, बहुत ही कर्सरी लेवल पर, बहुत ही हाई लेवल पर डिस्कशन जो है वो होता है ना। एक आध चीज कोई है जो इंटरव्यूअर घुसकर पूछ पाता है, बट मैं हमेशा ही बोलता हूँ सिस्टम डिजाइन की पहले से बहुत ज्यादा तैयारी मत करो। सिस्टम डिजाइन की तैयारी होती है 2 हफ्ते। अच्छा। 1 से 2 हफ्ते में सिस्टम डिजाइन में आप 4, 5, 10 प्रॉब्लम देखते हो, आपको समझ आ जाता है ये कॉमन पार्ट है,
हर प्रॉब्लम में ऑथेंटिकेशन तो बताना ही होता है, ब्लॉक्स तो बनाने ही होते हैं, कहाँ कैश लगाना है, कहाँ चीजें लगानी है, आपको समझ आ जाता है। 10-15 दिन से ज्यादा सिस्टम डिजाइन की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं, उतने में सिस्टम डिजाइन राउंड क्लियर हो जाता है। तो उसकी बहुत ज्यादा पहले से तैयारी ना करें, स्पेशली जिन बच्चों के लिए हम अभी ये बात कर रहे हैं जो प्रोग्रामिंग सीखने की भी आप कोशिश कर रहे हो, आपको तो सोचना भी नहीं है सिस्टम डिजाइन के बारे में। अच्छा, ठीक है। वैसे हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ऑलरेडी इंटरव्यूज में और रेज्यूमे के लिए बहुत डिटेल में बात की है, बट क्योंकि अभी हम प्रोग्रामिंग की डीएसए की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो इंटरव्यू में स्पेसिफिकली बच्चे करते हैं डीएसए और प्रोग्रामिंग के इंटरव्यूज में। ये 2 ही 3 चीजें बोलूंगा। पहला तो यही तैयारी के टाइम पर जो मिस्टेक हो रही है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश करना और इंटरव्यू में जाकर इजी भी ना कर पाना, है ना। लोगों को पता नहीं, इसमें थोड़ी सी बेइज्जती फील होती है कि यार मैं मीडियम और हार्ड प्रॉब्लम करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इजी करता हूँ। भाई आपको ये देखना है फाइनल रिजल्ट क्या हो रहा है ना, फाइनल आप क्या कर पा रहे हो। तो सबसे पहले इजी को अच्छे से तोड़ लो, उसके बाद करो ना मीडियम भी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर पहले दिखाओ कि सर इजी 300 प्रॉब्लम कर ली है, उसके बाद में कर रहा हूँ, तो ठीक है फिर कर लो, आपको करना है ना। पर अगर मैं इंटरव्यू के अंदर स्पेसिफिकली बात करूँ, एक तो ये मानना कि ये सामने वाला सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए बैठा हुआ है और मैं सिर्फ आंसर करने के लिए बैठा हुआ हूँ, यानी उसमें इंटरव्यू का जो माहौल है उसमें भी आप थोड़ा सा डिस्कशन वाला माहौल कर सकते हैं। यानी आपको अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो क्वेश्चन जानबूझकर बहुत बार इंटरव्यू में वेग पूछे जाते हैं कि क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस आप पूछेंगे, प्रॉब्लम का स्कोप आप लिमिट करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम पूछ ली जाती है, डिजाइन राउंड्स में भी ऐसा ही होता है। तो ये आपका काम है, आप बातचीत करें, आप उससे इंटरव्यूअर से पूछें ये ऐसा हो रहा है क्या, आपको जो समझ आया है वो स्टेट करें और इंटरव्यू से बोले सर आप बता दीजिए ये सही है या गलत है, जो मुझे समझ आया मैं सही समझ पा रहा हूँ ना। अगर मान लीजिए वो इंटरव्यू टाइप का नहीं है तो इंटरव्यूअर आपसे बोल देगा भाई आपको जो बेस्ट समझ आ रहा है आप उस हिसाब से कर लो। बट इन 99% ऑफ द केसेस इंटरव्यूअर आपकी हेल्प भी करता है, कंफर्म करने में हेल्प करता है। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन गलत समझ लिया, बहुत टैलेंटेड थे, अगले 40-50 मिनट लगा ही गलत चीज में दिए क्योंकि आपने क्वेश्चन ही गलत समझ लिया। तो अब आप उसको ठीक भी करोगे, उसको अच्छे से भी कर लोगे, तो मैंने तो पूछा ही कुछ और था और क्रॉस चेक आपने किया नहीं, या मैं तो हो सकता है सबसे इजी वाली अप्रोच से भी काम बन जाता। जैसे एक कोई क्वेश्चन आपने पूछा, वो n स्क्वायर से भी हो सकता था, n log n से भी हो सकता था, log n से भी हो सकता था, जो भी मान लीजिए n से भी हो सकता था। अब जैसे जैसे आप थोड़ी सी एल्गोरिथम डिफिकल्ट करेंगे, इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्ट होती जाती है। मुझे एज एन इंटरव्यूअर आपने डिस्कस ही नहीं किया क्या ऑप्शन है, सीधे अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। पहले आप डिस्कशन कीजिए, सर मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रॉब्लम इन 3 अप्रोचेस से सॉल्व हो सकती है, इस अप्रोच में इतना टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, इस अप्रोच में इतना टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, इस अप्रोच में इतना टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। बताइए सर आपको क्या लग रहा है, अभी हमको एफिशिएंट वे में सॉल्व करना है या बस सॉल्यूशन इसका चाहिए, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर। तो इट इज फाइन टू आस्क, इंटरव्यू से पूछ लीजिए। ऐसा भी होता है कई बार बोलता है यार बस मेरे को तो सॉल्यूशन चाहिए, मुझे कॉम्प्लेक्सिटी से कोई मैटर नहीं फर्क पड़ता। तो भाई सबसे आसान वाली कर दो ताकि आपका टाइम बचे, आप नेक्स्ट चीज में थोड़ा सा टाइम दे पाओ, इंटरव्यूअर को अपनी कोई और स्किल दिखा पाओ। तो इंटरव्यूअर से बातचीत बिल्कुल भी ना करना, है ना। और बातचीत करना कुछ लोग जो करते हैं वो आलतू फालतू की बात करना, है ना, तो वो भी नहीं करना है ना। उसको कॉन्वर्सेशन नहीं बना देना है, आप अपने दोस्त से बात नहीं कर रहे हो, बट प्रॉब्लम के बारे में जितने भी क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, श्योरिटी आपको करनी है, बार बार कम्युनिकेट करते रहना है। जब आप कोई कोड लिख भी रहे हो ना तो कोशिश करो बोल बोल कर लिखने की, अभी मैं ये करने वाला हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ। अगर आप कहीं अटक गए हो तो वो भी डिस्कस करो, मैं यहाँ पर अटक गया हूँ, अभी मैं ये सोच रहा हूँ, ये पॉसिबल अप्रोच है जिसकी हो सकती है। बहुत बार इंटरव्यूअर आपकी हेल्प करता है। अच्छा, बोल बोल के कर सकते हैं? हाँ, बोल बोल के ही करना होता है, स्पेशली ट्रेनिंग होती है ये, मतलब जो इंटरव्यू की जब आप तैयारी करते हो तो बोल बोल कर कोड लिखना है। मेरे हिसाब से ये अप्रोच हो सकती है, अभी मैं इनिशियली इनपुट ले रहा हूँ, अभी मैं इसको सॉर्ट करूंगा, अभी मैं ये करूंगा, अभी मैं ये करूंगा। उससे इंटरव्यूअर को पता चलता है कि भाई आप कोई मूर्ति नहीं हो जो बैठकर सोच रहे हो अगले 5 मिनट, पता ही नहीं आपके अंदर क्या चल रहा है। तो मुझे पता तो हो आप क्या बैटल कर रहे हो, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जज करना, या इंपॉर्टेंट नहीं है। या मैं बोल सकता हूँ इस चीज को छोड़ दो यार, अभी आप इनपुट वैलिडेशन के बारे में परवाह कर रहे हो, तो जैसे आप बोलोगे अभी मैं इनपुट वैलिडेशन करने वाला हूँ, मैं हर इंटरव्यू बोलता हूँ नहीं वैलिडेशन छोड़ दो, आप आगे बढ़ जाओ, अज्यूम कि मैं इनपुट वैलिड देने वाला हूँ। बट अगर आपने पहले ही अज्यूम कर लिया और मुझे बताया नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ यार हो सकता है मैं इनपुट वैलिड नहीं दूं, तब क्या होगा, आपने वो तो हैंडल नहीं किया। तो आपको डिस्कस करके बात कर करके इंटरव्यूअर से बेसिकली जो काम है वो करना है। उस चीज की इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं। करेक्ट। ये आई थिंक मेजर मिस्टेक्स है, बाकी घबराना नहीं है। और मैं तो मोस्टली जो मिस्टेक्स हैं आप पहले करते हैं वो यही मिस्टेक्स हैं कि बहुत ज्यादा टफ डिफिकल्ट चीजों को अपनी ईगो पर ले लेना कि मैं तो यही करूंगा। भाई इजी करो, ब्रॉड टॉपिक्स कवर करो, और प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वहां एक्चुअली आपको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा है, वहां मसल मेमोरी में चल रहा है काम। हाँ, अंडरस्टूड। आई थिंक काफी सारी बातें सर हम डिस्कस कर चुके हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, अभी हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, 2 डीएसए प्लेसमेंट्स वो सब भी बातें हमने कर ली, बट ये भी एक हेवी डिस्कशन है। आई होप आपको भी पता है कि
बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है, और चैट जीपीटी, कर्सर, और आजकल एक से एक टूल आ रहे हैं ऐसे कि दिस इज गोइंग टू बिकम हिस्ट्री। तो अभी तो फिलहाल खैर ऐसा नहीं है, हम अपनी प्रॉब्लम देखते हैं। तो मैं दोनों तरह से पॉइंट ऑफ व्यू आपका जानना चाहता हूँ। लॉन्ग रन में आपका क्या मानना है? इज इट सीरियसली मतलब ये हिस्ट्री बनने वाला है, क्या है? एंड सेकंड पॉइंट की फिलहाल हम अपनी प्रिपरेशन को इन टूल्स की मदद से कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये टूल्स जो हैं ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। जैसे मैं अपने यूज़ के लिए भी बहुत बार कर्सर नाम का जो आईडी है वो यूज़ कर रहा होता हूँ, या इससे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट का जो कोपायलट चैट है वो मैं इस्तेमाल कर रहा था। क्लॉड करके जो एक LLM मॉडल है वो बहुत अच्छा है कोडिंग के लिए, उसको भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, या आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात तो अच्छी है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इनकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, और उससे खतरनाक बात ये है कि कैपेबिलिटी दिन पर दिन बहुत स्पीड से इंप्रूव हो रही है। करंट स्टेट तो अच्छा है ही है, पर पॉइंट ये कि ट्रेजेक्टरी जो है वो बहुत अच्छा है ना। अभी जैसे मैं आईडी की बात करूं तो है तो VS कोड भी बहुत अच्छा, बट VS कोड पिछले 2 साल से 4 साल से वैसा ही है जैसा पहले था। इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, फीचर्स हो रहे हैं, बट जो पेस है वो एस्ट्रोनॉमिकल नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। इनका जो पेस है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है, मतलब बहुत तेजी से बहुत सारे काम आपके लिए कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है रोज। सेइंग दैट जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह पर काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं चीजों की, तो इनको यूज करना बहुत अच्छा है। आपको इन टूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है अपने वर्कफ्लो में वो भी सीखना है, अपना काम जल्दी कैसे करना है वो भी सीखना है। आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैं खुद ना करूं वो कैसे करना है वो भी सीखना है, अपना टाइम बचाना है, अपना स्किल इंप्रूव करना है। वहां पर इनको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कहीं आप एरर में फंस जाते हैं, बग में आप फंस जाते हैं, आप कोड लिख रहे हैं आपको नहीं समझ आ रहा है, वहां पर इनको यूज करना बहुत अच्छा है। पर इनिशियली जब आप पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप प्रोग्राम लिखना सीख रहे हैं, तब इनको यूज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर मैं अपने बच्चे को 1+1 बताऊं ही नहीं कैसे होता है, सीधे उसके हाथ में कैलकुलेटर दे दूं, तो वो गलत है। अगर आपको सम करना आता है, उसके बाद आप समय बचाने के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलग चीज है। तो यहाँ पर जब आप पहली लैंग्वेज सीख रहे हो, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो बिल्कुल भी इन टूल का इस्तेमाल ना करें, नहीं करना। नहीं, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये जो चीज हो रही है क्या हो रही है। उसके बाद जब आप टूल से भी कोड लिखवाएंगे, देखिए आजकल भी मैं हमेशा भी मैं बात बोलता हूँ कि आगे आगे जिस चीज के लिए पैसे मिलेंगे, जो चीज हायर करेगी आपको, जो स्किल होगी, वो होगी जजमेंट और टेस्ट। कि आपको जज करना है, काम तो किया, क्लॉड जो मान लीजिए टूल है उसने काम किया, उसने कोड लिखा, ये सही है या नहीं ये आपको बताना है, ये आपके इस्तेमाल का है या नहीं आपको बताना है, या इसमें क्या चेंज करना है ये आपको बताना है। ये आप उससे बार बार बातचीत करते रहेंगे, वो आपके लिए कोड ट्वीक कर करके लिखता रहेगा। पर भाई अगर आपको कोड पढ़ के समझ ही नहीं आएगा कि इसने क्या लिखा है, या अगर आप बिना उसकी मदद के वो कोड लिख ही नहीं सकते, तो आप उसको कभी भी जज नहीं कर पाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस को, किसने अच्छा किया या खराब किया। करेक्ट। तो हमको ये करना है कि पहले हमको उस लेवल पर पहुंचना है, बेसिक्स अपने क्लियर करने, ये सब चीजें करनी है, ताकि मेरे को लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, वो काम मैं खुद भी कर सकूं। ज्यादा समय मुझे लगेगा ऑब्वियसली, मैं अपने हाथ से करूंगा तो, पर मैं वो काम करने के लायक हूँ, लैंग्वेज मैंने सीख ली है। DSA वगैरह की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी इनका यूजेज रिकमेंडेड नहीं है, वो सब काम आपको खुद करना है। हालांकि जो जैसे आप बोल रहे थे, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो है डाउट सॉल्विंग, या मैं कहीं पर अटक गया हूँ, अभी मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये कोड में कैसे सॉल्व करूँ, पहले इसका कोई तरीका नहीं होता। आजकल उस काम के लिए बहुत अच्छा है, आप इसमें अपना कोड भी पोस्ट करें, उसका उससे पूछें कि भाई बताओ मैंने इसमें क्या गलती कर दी है, ये सोल्यूशन क्यों सही नहीं दे रहा है, तो वो आपकी हेल्प करेगा। मेरा टाइम में मान लीजिए आपने कॉम्प्लेक्सिटी का लिख लिया, आप कह रहे हो यार इससे बेटर भी हो सकता है या नहीं, वो उसमें आप डालिए, उससे पूछिए कि भाई क्या इसको इससे बेटर तरीके से लिखा जा सकता है या नहीं। या बग फाइंडिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप कोड रिव्यू के लिए उसको बेसिकली डाल सकते हैं कि भाई मैंने ये कोड लिखा है, इसको रिव्यू कर दो। तो इन चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करना है जब आप सीख रहे हैं अभी तो, और प्रोजेक्ट्स में आप इसको खुलकर भर भर कर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। अंडरस्टूड। तो मतलब वही जो फंडामेंटल्स हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि फंडामेंटल्स आपके सॉलिड होने चाहिए। ऐसा भी ना हो कि एकदम ग्रास रूट पे आपको पता ही ना हो बिल्कुल कि क्या हो रहा है, लेकिन हाँ अगर वो आपका क्लियर है तो इससे फिर चीज़ों को नेक्स्ट लेवल लेके जाने में आपको बहुत एडवांटेज काइंड ऑफ मिलने वाला है। हाँ, और ये लेना ही है, वरना आप नहीं लेंगे तो कोई और लेगा, और जो कोई और लेगा वो आपसे तेजी से आपसे अच्छे प्रोजेक्ट बना रहा होगा और वो हायर हो जाएगा। तो ये ऑप्शनल नहीं है, ये यूज करना ही है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग मैं खुद करूंगा, दैट इज ओके, बट प्रोग्रामिंग सीखने के लिए क्या टूल्स का यूज किया जा सकता है? जैसे क्या मैं चैट जीपीटी से बोल सकता हूँ कि यार मेरे को रिकर्शन समझाओ या मेरे को डीपी समझाओ? बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट इनसे पढ़ना थोड़ा सा ना बुक की तरह पढ़ना ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये क्या करता है, जो मतलब आप वॉइस से आउटपुट मांग सकते हैं, बट वो बहुत ज्यादा समझ में आता नहीं है। यानी अगर आपको स्पेसिफिक कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आप अगर बोलेंगे इसको रिकर्शन समझाओ, तो जिस टाइप का टेक्स्ट आपको दे रहा होगा वो आपको किसी बुक में भी मिल जाने वाला है।
हाँ। तो अगर आप बुक से पढ़ सकते थे, बुक से पढ़ के आपको समझ आ जाता है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको कहीं मिल ही नहीं रहा है, वो आपको सीखना है, तो उसके लिए अच्छा है। बट अगेन अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो और आप प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश कर रहे हो, तब कोई फेस टू फेस आपको पढ़ा पाए या किसी वीडियो से आप पढ़ पाओ, वो थोड़ा सा बेटर होता है रादर देन डायरेक्टली टूल से सीखना स्टार्ट करना। तो अगर हम इससे सर जो कोड जनरेट कोई भी करा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसकी एक्यूरेसी का क्या आपका आजकल अंडरस्टैंडिंग है? देखिए वो एक्यूरेसी बहुत समय के साथ बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही है। अच्छा। बट अभी भी अगर मैं किसी सीनियर इंजीनियर से मान लीजिए कंपेयर करता हूँ, तो उतनी एक्यूरेसी नहीं है जो या इवन एक डिसेंट इंजीनियर की, सीनियर इंजीनियर की एक्यूरेसी वाली एक्यूरेसी नहीं है। तो आपकी भी स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप वो कोड देखकर ये देख पाओ कि इसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है। जरूरी नहीं बार बार आप इसको बोले भी कि भाई बग है फिक्स कर दो, बग है फिक्स कर दो, तो वो फिगर आउट करके फिक्स कर पाए। हाँ। तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कहाँ बग हुआ है, कहाँ प्रॉब्लम हुई है, उसको आप खुद से अपने आप से ठीक कर सको। बाकी मान लीजिए जो काम आपको, जैसे मैं अगर किसी और के वर्ड्स यूज करूँ ना, जो कर्सर की टीम का जो मेन लीड है, वो यही बोल रहा था कि प्रोग्रामिंग खराब नहीं हुई है, प्रोग्रामिंग तो अभी भी करनी ही है। खत्म ये हो गया है कि जो पहले बहुत सारा आलतू फालतू का कोड लिखना पड़ता था, बहुत सारा बॉयलर प्लेट हम जिसको बोलते हैं, बॉयलर प्लेट लिखना पड़ता था। लॉजिक है 2 लाइन का, बट उसके लिए 10 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, चीजें बेसिकली सेटअप करनी पड़ रही हैं, वो सब कोड आपका बच जाता है। बट जो कोर है वो अभी भी आपको समझ आना चाहिए, वो अभी भी आपको खुद से लिखना है। तो आपका टाइम बचाने के लिए अच्छे हैं, बट ऐसा ना हो कि आप इनका इस्तेमाल करने में इतने लग जाएं कि अपने आप लिखना ही भूल जाए, या आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अपने आप कैसे लिखते हैं। तो उस चीज का आपको ध्यान अपना कोड ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैंने अपना कोड लिखा, अगर मुझे भी लग रहा है कि यार ये बेस्ट है जो मैं लिख सकता हूँ, तो ये बहुत अच्छा है कि उसके बाद डेली बेसिस पर हैबिट बना लें कि उसको चैट जीपीटी को दें और पूछें कि बताओ इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। साथ साथ ये ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि वो सही जवाब देगा। आपको ये समझ आना चाहिए कि वो जो जवाब दे रहा है वो सही दे रहा है, गलत दे रहा है। कई बार वो उसको और कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकता है। तो वो भी आपको अपना जजमेंट इंप्रूव करना है, देखने के लिए कि क्या सच में इसने मेरी मदद की, या जो मैंने लिखा था वो शायद ज्यादा सही था। टोटली एग्री। हाँ। तो कई बार टॉपिक्स में भी होता है ना, मैं चाहता हूँ कि किसी टॉपिक पे कोई शॉर्ट नोट मेरे पास हो, बट होता ये कि जब मैं उसे बोलता हूँ कि ड्यूरेशन थोड़ी कम कर दो, उसको शॉर्ट कर दो, खराब ही कर देता है। हाँ। तो बट लेकिन मेरे पास वो सेंस ऑफ जजमेंट है कि मेरे को लग रहा है यार पहले वाला थोड़ा लंबा था बट इससे बेटर है, क्योंकि इसमें तो जो मेन एसेंस था वो चला ही गया, ज्यादा शॉर्ट कर दिया। तो वो आपको जजमेंट धीरे धीरे पैदा करना है अपने अंदर कि मैं खुद से देखकर ये बता पा रहा हूँ कि अच्छा है इसने किया या खराब किया। ठीक है। कोड रिव्यू वगैरह के लिए भी हम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज के लिए या कोड रिव्यू के लिए कि बताओ मैं इसमें कुछ रीडेबिलिटी इंप्रूव कर सकता हूँ क्या, मैं कैसे इसमें कमेंट्स ऐड कर सकता हूँ, मैं फंक्शन के जो नाम रखे उनको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, वेरिएबल के नेम कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो कोड रिव्यू के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे टूल्स हैं। बेसिक रिव्यू के लिए ऑब्वियसली इंसान जैसा रिव्यू अभी नहीं कर सकता, बट इनकी कैपेबिलिटी भी टाइम के साथ इंप्रूव हो रही है। और आपके पास तो कोई एक्सेस है ही नहीं ना, आप ऐसा नहीं कि किसी और से रिव्यू करा सकते हैं, किसी एक्सपीरियंस प्रोग्रामर से रिव्यू करा सकते हैं, तो ना से तो यही अच्छा है। तो इनसे भी कराइए, बिल्कुल आपकी जो स्किल है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगी इसकी वजह से। ये तो हमने थोड़ी सी हाई फाई बात कर ली। मैं एक दोबारा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। जो बीटेक का बच्चा है उसकी बड़ी प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट, वो उसमें उलझा हुआ है, और ज्यादातर बच्चे तो फिर करते ही हैं कि चीट ही कर लेते हैं, मतलब बेसिकली दे नो नथिंग अबाउट इट। और कुछ बच्चे जो फिर खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये है कि सर वो इतना फंडामेंटल या इतना बेसिक बन रहा है कि मजा ही नहीं आता ये कहने में कि यार ये प्रोजेक्ट हमने बनाया। उनको लगता है नंबर नहीं मिलेंगे, एक्सटर्नल कुछ नहीं होगा। तो क्या प्रोजेक्ट बनाने में टूल्स को हम हेल्प ले सकते हैं, और क्या मतलब बच्चा कोशिश करके इनकी मदद से बहुत अच्छी क्वालिटी वाला, जिसको हम बोलना चाहिए, प्रोजेक्ट बना सकता है क्या? बिल्कुल, और मैं यही बोलता हूँ आज भी कि बच्चों को प्रोजेक्ट्स के लिए इन टूल्स को भर भर के इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। आपका टाइम भी बचता है, बेसिक मिस्टेक्स बचती हैं, आप बहुत ज्यादा टाइम स्टक नहीं रहते हैं। प्रोग्रामिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोग्रामर स्पेंड कर रहा होता है वो लिखते हुए स्पेंड नहीं करता है। हाँ। वो सोचते हुए या किसी चीज को डीबग करते हुए, प्रॉब्लम्स दूर करते हुए स्पेंड करता है। तो वो टाइम आपका बहुत ज्यादा बच जाता है, आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना पाते हैं, स्पीड के साथ बना पाते हैं, कम समय में बना पाते हैं। हालांकि अगेन साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जो काम मैंने इससे करवाया और वो काम हो गया, तो उसके बाद बस मुझे समझ आया या नहीं आया कि इसने मेरी हेल्प कैसे की। हाँ। ये जो इसने लिखा है वो कोड में समझ लूं, बस हाँ। उतना आपको करना है। बाकी प्रोजेक्ट्स में मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इन सब टूल्स का आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अंडरस्टूड। सर मोटी तो सारी आउटलाइंस हमने आज कवर कर ली हैं। बिल्कुल, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन की प्रोग्रामिंग क्या होती है, एंड नाउ टू दिस क्वेश्चन इज कि चैट जीपीटी का यूज करके हम कैसे ऑप्टिमाइजेशन और ऑल कर सकते हैं। बट स्टिल आपको ये लगता है कि मतलब एज अ आईटी प्रोफेशनल, जब हम आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो एक अच्छी कोडिंग स्किल होना
एक एडवांटेजियस स्टेज पे आपको लेके जाता है? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे अलग रोल्स भी हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है चाहे वो कोई भी रोल हो, एक पॉइंट के बाद आजकल जो डेवऑप्स का भी रोल है, आप आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाती है अगर आप अच्छे से कोड नहीं लिख पाते हो। हाँ। जो टेस्टिंग वाले रोल्स भी हैं उसमें भी आप मैनुअल टेस्टिंग पर अटक कर रह जाएंगे, एकदम बेसिक टेस्टिंग पर अटक कर रह जाएंगे अगर आपको कोडिंग नहीं आती है। तो वहां भी ऑटोमेशन टेस्टिंग चाहिए सबको। अच्छा है ना? तो मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सर्विस कंपनी में सिर्फ काम करके खुश नहीं है, किसी टूल पर काम कर खुश नहीं है, आप चाह रहे हैं नहीं मेरा बहुत अच्छा करियर होना चाहिए, मैं भी बहुत अच्छी सैलरीज ले पाऊँ, बहुत अच्छी कंपनीज में काम कर पाऊँ, तो प्रोग्रामिंग आना इज अ मस्ट। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती है तो बहुत अच्छा करियर बनाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट टेक फील्ड में। आप मैनेजर बन जाते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं तो वो बात अलग है, बट उसमें भी अगर आपको नहीं पता हो ना कि आप अपने सबऑर्डिनेट से क्या काम करा रहे हो, उसमें कितना टाइम लगना चाहिए, कैसे हो पाएगा, तो ना वो रिस्पेक्ट मिल पाती है और ना आप काम को उतने अच्छे से जज करके कर पाते हो। करेक्ट। तो आपके जो पर्सनल अभी आप कंटेंट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बच्चों के लिए नया नया कंटेंट बना रहे होते हैं, इतने सारे मंथ्स तक में कितने प्रोजेक्ट कराए हमने लाइव बच्चों को? हम ऑलरेडी अभी कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट कर चुके हैं और अभी 4-5 प्रोजेक्ट और करने वाले हैं। बड़े प्रोजेक्ट करने वाले हैं, अभी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमने मोस्टली कर लिए हैं जो टॉपिक के साथ किए हैं, टॉपिक को सीखने के लिए। अभी जैसे ही खत्म होने वाला है बैच तो उसके बाद फिर फुल लेवल के बहुत सारे प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो आपको ChatGPT एंड ऑल यूज करके कितना एडवांटेज हुआ है लास्ट, अगर मैं 10-12 साल के जो आपके एक्सपीरियंसेस की बात करूं, कि पहले काम को करने में कितना समय लगता था, आज कितना लगता है? मेरे हिसाब से सर 20% टाइम लगता है, 10 to 20% पहले के मुकाबले। जितना कोई काम करने में 20% इम्प्रूवमेंट या 20% ही लगता है? 20% ही लगता है। अगर कोई काम पहले 10 घंटे में होता था, पूरे दिन में होता था, हाँ। तो वो आज आप काम 1.5 से 2 घंटे में कर सकते हो आराम से विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। और वो काम भी है जो मैंने पहले कभी नहीं किया, ज्यादा नहीं किया। मान लीजिए पढ़ाने वाला काम है, कंटेंट बनाने का काम है, स्क्रिप्ट्स बनाने का काम है, उस सब में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और स्पेशली मेरा भी जो सबसे ज्यादा यूज है वो प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए ही होता है। जो मैं पर्सनल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट्स मान लीजिए हम बना रहे हैं, अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वहां पर जो इसका इस्तेमाल है वो फिनोमिनल है। प्रोजेक्ट के टाइम पर ये बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा। तो सर कोई फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क आप बच्चों के लिए देना चाहेंगे? बस मैं तो यही बोलूंगा, बहुत बच्चे बहुत सारे आंसर्स का वेट करते हुए ना ये काम स्टार्ट नहीं करते हैं। देखिए ये एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं रहना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है बस कि भाई स्टार्ट कर दो, कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट कर दो। मेरी जो आज सारी बातें सुनी ना, सबको भूल जाओ, कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट कर दो भाई, बस स्टार्ट करो, रोज डेली बेसिस पर उस पर काम करना स्टार्ट करो तो आपका काम हो जाएगा। वरना आप यही बस सोचते रहोगे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इस सवाल का जवाब मिलेगा तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो आप कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आप किसी भी चीज का वेट मत करो, स्टार्ट कर दो। आपको बच्चों का ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो जाएगा, भाई टाइम वेस्ट नहीं होता है, आप सीखते हो वो टाइम कहीं ना कहीं काम आता है। हाँ, बल्कि मैं उसमें ये पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ, आपने 10 साल जो लगे उसके बाद, बट मेरे ख्याल से 10 साल का वो होमवर्क है, इसीलिए आज आप उस प्रॉब्लम को 10 घंटे की बजाय 2 घंटे में कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है आपको चीजों के ऊपर काम करने का, अटकने का, उनको सुलझा पाने का। ग्रेट। तो बहुत अच्छा सेशन रहा सर आपका, और आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के साथ हमने डील किया। और जैसा हम तौर पर हम करते यही है कि कमेंट्स ही गो थ्रू कर रहे होते हैं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन, और वहीं से हमें पता लग रहा होता है कि एग्जैक्टली आप लोगों की क्या कंफ्यूजन्स हैं, क्या डिमांड है आने वाले टाइम पे इस तरह का जब कंटेंट लेके आए तो क्या टॉपिक चूज करें। तो आज भी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस पूरे पॉडकास्ट से कुछ भी मीनिंगफुल डिराइव करने का मौका मिला है तो पहले तो प्लीज इसको शेयर करिएगा। और मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, नॉट जस्ट अवर पॉडकास्ट, है ना, इट इज नॉट अबाउट कि मैं आपसे बोल दूं आप हमारा सब्सक्राइब करो। जो भी चैनल आपको लग रहा है कि जो अच्छा कंटेंट दे रहा है, जहां से कुछ सीखने को मिलता है, प्लीज सब्सक्राइब करो। बिकॉज होता ही है कि आपको नहीं याद रहता बट एल्गोरिथम को याद रहता है। आज आप मूड में हो, आप मूड में नहीं रहोगे, एल्गोरिथम पर जब आप उसको सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो जिस दिन आपका मन नहीं होगा उस दिन भी दिखाएगा, क्या पता आप खोल के देख लो। तो एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। तो हमें ही नहीं, आपको लगता है जो लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वो हेल्थ पे बना रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई पे बना रहे हैं, किसी भी तरह के, या फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बना रहे हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दे सकता है, प्लीज ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। बिकॉज नॉर्मली एल्गोरिथम को बात नहीं समझ आती, हमारे कंटेंट में कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग्स नहीं होते और वीडियोस नहीं होती जो आपको ट्रेंडिंग लिस्ट में ले आए। तो आप लोगों का प्यार, कमेंट और एंगेजमेंट ही है जो एल्गोरिथम को बताता होता है
कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ इस सेशन का एंड करते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला सेशन हम किस टॉपिक पे कंडक्ट करें, क्या मेजर कंफ्यूजन्स हैं जो अभी भी बचे हुए हैं। करेक्ट उसी के ऊपर सेशन लेके आएंगे। चलिए, तो भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।